हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, क्लास 11 का ये चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ भी लगता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे घबराते रहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल कैसे तैयार होगा, कैसे तैयार होगा, ये सब चीज़ लेकर के सोचते रहते हैं। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही आसान तरीके से ये चैप्टर लेकर के आया हुआ हूँ। ये चैप्टर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको याद करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं ये चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इसके पहले जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा भी है, थोड़ा सा बहुत मतलब इनिशियल लेवल पर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था। लेकिन इसमें जो है हम लोग एकदम से डिटेल में एकदम डीप डाइव करके पढ़ेंगे और आप लोगों को जो है मैं लगभग जो है आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एकदम से समझ में आ जाएगा। फिर से बायोमॉलिक्यूल का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि भाई बायोमॉलिक्यूल होता क्या है। आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि भाई बायोमॉलिक्यूल क्या है। बायोमॉलिक्यूल जो है ये जो है किसी भी टिश्यू में, कोई भी टिश्यू हो सकता है। कोई भी टिश्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कोई लीफ, एनसीईआरटी कहते हैं, इसी वजह से बार बार हम लोग लीफ या फिर जो है लिवर टिश्यू का एग्जांपल लेते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी लिविंग बीइंग ले सकते हो। लीफ ले लो या फिर कोई सा भी टिश्यू उठा लो, जैसे हम लोगों ने लीवर का लिया। तो इनके अंदर केमिकल एनालिसिस करके साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है बायोमॉलिक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जो लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग जो है बायोमॉलिक्यूल बुलाते हैं। तो अब भाई हमको इतना तो पता चल गया कि भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही बायोमॉलिक्यूल बोला जाता है। लेकिन जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाए जाए ये जरूरी नहीं होता है। ये हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में, अर्थ के क्रस्ट पे या फिर बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें भी जो है ये कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है जो कि किसी बायोमॉलिक्यूल को अलग कर रहा है। भाई उनके कार्बन कंपाउंड्स को अलग कर रहा होता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर वाले कार्बन कंपाउंड से। ठीक, तो उसके लिए जो है क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे केमिकल एनालिसिस या फिर कह सकते हैं एलिमेंटल एनालिसिस किया। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस किया किसके किसके बीच में किया, लिविंग टिश्यू और जो है नॉन लिविंग थिंग या फिर हमारे अर्थ क्रस्ट की मिट्टी में किया। ठीक, एनालिसिस करा किसका, एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस जब लिविंग थिंग का या फिर लिविंग टिश्यू का या फिर अर्थ क्रस्ट के बीच में जब किया तो उसमें हमको क्या देखने के लिए मिला, कुछ एलिमेंट्स देखने के लिए मिले। कौन कौन से एलिमेंट देखने के लिए मिले, कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, नाइट्रोजन मिला। ठीक है, किसमें मिल रहा है ये किसी लिविंग टिश्यू के अंदर मिल रहा है। वही सेम चीज जो है अर्थ क्रस्ट की मिट्टी में जब चेक किया तो उसमें भी जो है उसमें भी हमको क्या मिला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये कुछ प्रकार के एलिमेंट्स, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो बेसिक एलिमेंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे फास्फोरस, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स भी मिल रहे थे। तो ये सब एलिमेंट्स जो थे लिविंग टिश्यू के अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर या फिर अर्थ क्रस्ट की मिट्टी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं, ये सब एलिमेंट्स क्या थे, कॉमन थे, सेम ही थे। ठीक है, अब जब जो है भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर या फिर किसी लिविंग टिश्यू के अंदर, दोनों के अंदर जब सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो फिर भाई बायोमॉलिक्यूल को अलग क्या कर रहा होता है। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल को हम लोग बायोमॉलिक्यूल एक्चुअली में क्यों बोल रहे होते हैं या फिर उनमें ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर बायोमॉलिक्यूल बन जाते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है या फिर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको लिविंग क्यों नहीं बोल देते हैं। हाँ, तो उसको जो है क्रॉस चेक करने के लिए जो है हम लोगों ने ये एलिमेंटल एनालिसिस किया ही। उसके साथ में हमको क्या डिफरेंस दिखा, इसको हमको साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि भाई देखो, पहले बेसिक में देखें तो एलिमेंटल लेवल पर देखा जाए तो दोनों के अंदर क्या होता है, सिमिलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई सिमिलर लिस्ट पाया जाता है, सिमिलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिविंग में और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, दोनों में। ठीक, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो होता है ये भाई जो मेजर डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है भाई,
जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके उनके अंदर ये डिफरेंस है कि जो कंपाउंड्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी लिविंग बींग के अंदर होता है, उनके अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका कंसंट्रेशन, इन एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन जो है उन कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है जो किसी लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो किसी लिविंग बींग में पाया जाएगा, उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन टू किसी नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर कोई अर्थ क्रस्ट का मटेरियल है या मिट्टी है, उनके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है वो इन केमिकल कंपाउंड्स या फिर इन एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है कंपैरिजन टू वो कंपाउंड्स जो किसी लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वही मेजर डिफरेंस होता है जो किसी बायोमोलिक्यूल को एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल बनाता है या फिर किसी लिविंग बींग को लिविंग बींग बनाता है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस? केमिकल का कंसंट्रेशन या फिर इन एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन उन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो वही डिफरेंस लिखा है मैंने कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके अंदर हायर कंसंट्रेशन होता है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। मतलब ये एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, ये हो गया हमारा भाई बेसिक, जो हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस करके देखा कि भाई बायोमोलिक्यूल एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल कैसे होता है, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या देखेंगे? आगे ये देखेंगे कि भाई चलो बायोमोलिक्यूल के बारे में पता चल गया कि भाई उसमें क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग बायोमोलिक्यूल बोल देते हैं, और जो लिविंग बींग के अंदर जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो है इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ये हमको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस। ठीक है, या फिर ऐसे केमिकल कंपोजिशन जो कि किसी लिविंग बींग में पाए जाते हैं, या फिर उन केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे कि भाई जो किसी लिविंग बींग में पाए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक टाइप के होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं, या फिर सिंपल कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे जो कि किसी लिविंग बींग्स में पाए जाते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई एनालिसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करेंगे, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किसी लिविंग बींग में पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं भाई, कैसे टेस्टिंग किया गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? सिंपल भाई, वही हमने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया। ठीक है, लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यू में क्या लिया? लीफ लिया हमने और लीवर लिया। ठीक है, लीफ लिया और लीवर लिया। अब लीफ क्यों ले रहे हैं भाई? अब प्लांट टिश्यू को भी तो हमको लेना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू में भी हमको कोई टिश्यू लेना पड़ेगा, इस वजह से हमने क्या किया, लीफ ले लिया। और उसके साथ में जो है हमने किसी लिविंग टिश्यू को उठाने के लिए जो है हमने क्या ले लिया, लीवर ले लिया। अब इनको जो है इंडिविजुअल बेसिस पर आप कोई भी इनमें से ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों को मिक्स करके लेना है। कोई भी लिविंग टिश्यू आप लो, चाहे लीफ लो, चाहे लीवर लो, या फिर कोई भी XYZ कोई भी लिविंग टिश्यू आप ले लो। फिर उसका क्या करना है हमको, उसको हमने लिया एक जो है एक ऐसे ओखली, इसको देख रहे हो आप लोग, इसको ओखली बोलते हैं, हिंदी में ओखली बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मॉर्टर एंड पिस्टल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में इसको मॉर्टर एंड पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, मॉर्टर एंड पिस्टल, जिसमें ओखली में क्या करते हैं हम लोग, वैसे आप लोग अगर बचपन में देखे होंगे जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते थे, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो एक्चुअली में हम लोग जो है एकदम ऐसा बड़ा सा टैबलेट खा नहीं पाते थे, तो डॉक्टर क्या करता था, उन टैबलेट को ऐसा पीस करके देता था हमको, पुड़िया बना करके। ठीक है, तो वो जो जिसमें वो पीसता था ना, उसी को हम लोग मॉर्टर एंड पिस्टल बोलते हैं। सेम चीज वही यहाँ पर हमने लिया है, जिसको हम लोग ग्राइंडर भी बोल सकते हैं, ग्राइंडर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, वही लिविंग टिश्यू को, चाहे आप लीफ ले लो चाहे लीवर, कोई सा भी लिया, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर ग्राइंड किया, उसमें डाल करके ग्राइंड कर दिया। और ग्राइंड करने के साथ साथ हमने उसमें एक केमिकल मिक्स किया जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बोलते हैं। उसमें डाल करके इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया हमने। ठीक है, लिविंग टिश्यू है और उसके साथ साथ उसमें क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसको डाल करके हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, मिक्स कर लिया, पीस लिया उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने को बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग स्ट्रेन बोल रहे हैं। फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के लिए क्या किया हमने, एक कुप्पी लिया है, ये कुप्पी है आपका। ठीक है, ऐसा कुप्पी ले लिया, या फिर कह सकते हो छन्नी ले लिया हमने। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें जो है हमने इसमें यहाँ पर हमने चीज क्लॉथ लगाया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कॉटन पेपर लगाया हुआ है, या फिर चीज क्लॉथ लगाया हुआ है। क्या लिखा है, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन, हमने इसमें लगा करके इसको फिल्टर किया या फिर छान लिया है। छानने पे हमने क्या देखा, जब हम लोगों ने इसको फिल्टर किया तो हमने इसमें देखा कि भाई कुछ केमिकल कंपाउंड छन करके जो है, कुछ केमिकल कंपाउंड छन करके छन्नी से नीचे चले जा रहे हैं,
कुछ केमिकल कंपाउंड छन करके छन्नी से नीचे चले जा रहे हैं, यहाँ पर नीचे ग्लास में आकर के भर जाते हैं। और कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि ऊपर ही रह जा रहे हैं, वो पतले पेपर या फिर चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से छन करके नीचे नहीं जा रहे होते हैं। तो इसमें हमको क्या पता चला कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि एसिड में, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने डाला हुआ है इसमें, उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स घुल जा रहे हैं और कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो घुल नहीं पा रहे हैं। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। वो चाय का प्याला वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था। चाय जब हम लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं? चाय पत्ती, अदरक, इलायची, ये सब चीजें डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये सारी चीजें डालते हैं, ठीक है। जब हम इनको चाय बना करके तैयार करते हैं, फिर उसको छानते हैं। छानने पे हमको क्या मिलता है? नीचे कप में क्या होता है, पूरा जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है चाय का वो नीचे चला जाता है, और वहीं जो सॉलिड पार्टिकल होता है, चाय पत्ती, अदरक, इलायची वगैरह क्या है, वो सब चीजें ऊपर ही रह जाती है। वैसे सेम चीज यहाँ पर भी हुआ है। कुछ चीजें घुल चुकी थी जो कि फिल्टर होकर के नीचे कप में चली जा रही हैं, बीकर में चली जा रही हैं, और कुछ चीजें जो है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिल्टर होकर के नीचे नहीं जा पा रहे, ऊपर ही रह जा रहे हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है भाई? इसमें हमको ये देखना है कि जो फिल्टर होकर के चले जाते हैं नीचे, उनको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो फिल्टर होकर के नीचे चले जा रहे हैं उनको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, या फिर हम लोग इनको बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। देखो, फिल्ट्रेट मतलब छन करके चला गया केमिकल कंपाउंड, उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। एसिड सोल्यूबल पूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई एसिड में घुला हुआ है ना ये केमिकल। एसिड में जो भी केमिकल कंपाउंड्स घुल के चले गए होंगे तो उनको भाई एसिड सोल्यूबल पूल ही बोलेंगे हम लोग, ठीक। क्यों? क्योंकि एसिड में घुल चुका है। पूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई एक टंकी है, उस टंकी में एसिड भरा हुआ और उसी में क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी घुले हुए हैं। तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड सोल्यूबल पूल बोलते हैं। और वही दूसरी चीज देखें, जो ऊपर छन करके नहीं, मतलब जो ऊपर बचा रह गया, जो नीचे छन करके नहीं आ पाया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिटेंटेट बोलते हैं। रिटेंटेट मतलब क्या होता है? रिमेनिंग सब्सटेंस या फिर रिमेनिंग पार्ट्स, उसको हम लोग रिटेंटेट बोलते हैं। या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा जो कि एसिड में नहीं घुल पाया, ठीक। तो इसी वजह से ऊपर वाले को रिटेंटेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब देखो, हमको यहाँ पर क्या मिल गया? हमको यहाँ पर दो चीजें मिल गई। एक तो हमको फिल्ट्रेट मिल गया जो कि छन करके नीचे चला जा रहा है, और एक हमको रिटेंटेट मिल गया जो छन नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिकल का एनालिसिस करेंगे कि भाई जो छना हुआ पार्ट है, जो फिल्ट्रेट है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और देखेंगे कि रिटेंटेट जो ऊपर ही रह गया, जो छन नहीं पाया है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। इसके लिए जो है हम लोग दो कैटेगरी बना देंगे। एक कैटेगरी हो जाएगा हमारा फिल्ट्रेट का, और दूसरा कैटेगरी हो जाएगा हमारा रिटेंटेट का, ठीक है। एक कैटेगरी क्या हो गया? फिल्ट्रेट, और दूसरा कैटेगरी हो जाता है रिटेंटेट। यहाँ पर हमने एक कैटेगरी बना दिया फिल्ट्रेट का, जिसको हम लोग एसिड सोल्यूबल पूल भी बोलते हैं। दूसरा है रिटेंटेट, जिसको हम लोग एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि देखा भाई कि जो एसिड सोल्यूबल पूल में जो केमिकल्स आ रहे हैं वो छोटे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक। कैसे हैं? छोटे केमिकल कंपाउंड्स हैं, और उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत कम होता है। उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है लगभग 18 to 800 डाल्टन होता है। कितना है? 18 to 800 डाल्टन होता है केमिकल का। क्यों? क्योंकि भाई छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 18 to 800 डाल्टन होता है। वहीं कंपेयर करें, जो केमिकल कंपाउंड ऊपर ही रह जा रहे थे, जो छन करके नीचे नहीं आ रहे थे, वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तभी तो नहीं छन पा रहे हैं। तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। कितना होता है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर देखें, फिल्ट्रेट में वापस से आते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मतलब यह है कि ये केमिकल कंपाउंड्स कैसे हैं? छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो पहले आप ये समझिएगा पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होता है। पॉलीमर मतलब होता है कि ऐसा केमिकल कंपाउंड जो एक ही यूनिट को बार बार रिपीट करके बना हुआ हो और वो बड़ा कंपाउंड बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। देखो, जैसे मान लो ऐसे एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट हो गया, चौथा यूनिट हो गया, ये कोई भी केमिकल है, ये आपस में ऐसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। लेकिन अब ये क्या होते हैं? इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा है। इसका मतलब ये क्या है? ये छोटे कंपाउंड्स होंगे, मतलब छोटे छोटे कंपाउंड्स होंगे, इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो इस वजह से इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं कि ये कैसे हैं? ये नॉन पॉलीमेरिक होते हैं, मतलब ये छोटे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, छोटे कंपाउंड्स होते हैं। वहीं यहाँ पर देखें, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़े कंपाउंड्स हुए रहे होंगे, ठीक, मतलब बड़े केमिकल कंपाउंड्स रहे होंगे। तो इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसे होंगे? पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे हैं? पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो गए,
अब उसके बाद देखते हैं, अब ये छोटे केमिकल कंपाउंड है, ये आ कहाँ पे रहे हैं, एसिड सोल्यूबल पूल में आते हैं, तो इस वजह से इनको हम लोग देखते हैं ये वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। मतलब एसिड क्या होता है, नॉर्मली वाटर सोल्यूबल होता है, तो यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड्स है वो भी कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल है। और वहीं यहाँ पर इनको देखें, ये वाटर इनसोल्यूबल भी होते हैं, जो रिटेंटेट है ये कैसे हैं, वाटर इनसोल्यूबल भी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर एक मेजर ऐसा कलेक्टिव डिफरेंस हम लोग देखें, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा होता है, ये नॉन पॉलीमेरिक होते हैं, ये पॉलीमेरिक होते हैं। यहाँ पर इसको देखें, वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, तो नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जो भी आप जानते हैं लगभग वही है। यहाँ पर अमीनो एसिड, ए का मतलब होता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में मिल करके जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में मिल जाएंगे और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड्स क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट होता है किसी भी प्रोटीन का। अमीनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट होता है किसी भी प्रोटीन का। तो यहाँ पर भाई ये नॉन पॉलीमेरिक है, मोनोमेरिक यूनिट ही यहाँ पर आएगा। तो अमीनो एसिड क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, उसका एग्जांपल न्यूक्लियोसाइड एग्जांपल हो जाता है, और शुगर एग्जांपल हो जाता है किसका, फिल्ट्रेट का या फिर एसिड सोल्यूबल पूल का, एसिड सोल्यूबल पूल का। और वहीं पर इसका एग्जांपल देखते हैं, तो प्रोटीन, यहाँ पर सारे ही पॉलीमेरिक होंगे, तो अमीनो एसिड ने मिलकर के क्या बना लिया होगा, प्रोटीन बना लिया होगा। और वहीं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आप ये समझिए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये एक मोनोमेरिक यूनिट होता है किसी भी डीएनए या फिर आरएनए मॉलिक्यूल का, किसी भी डीएनए या फिर आरएनए मॉलिक्यूल का मोनोमेरिक जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज से मिलकर के बनता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है तीन चीज से मिलकर के बनता है। एक तो होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, एन भी लिखता हूं मैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, और उसके साथ में होता है पेंटोज शुगर, और उसके साथ में होता है फॉस्फेट। उसके साथ में क्या होता है, फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिल करके जो है एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती हैं, और यही तीनों चीजें बार बार रिपीट होकर के हमारा डीएनए या फिर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो है अगर हम लोग जो है क्या करते हैं, फॉस्फेट को, यहीं पर जो है अगर हम लोग जो है फॉस्फेट को हटा देते हैं, फॉस्फेट को अगर आप हटा दें, ऐसे फॉस्फेट को हटा देते हैं, तो क्या बच जाता है, हमारा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बच जाता है। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जो है हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। तो वही जो है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है वो थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोसाइड उससे भी छोटा मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ओवरऑल कहें हम लोग तो न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जैसे डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया, तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ही होगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर ही न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक। आगे देखते हैं, प्रोटीन हो गया इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जांपल हो गया न्यूक्लिक एसिड, या फिर इसका एग्जांपल हो गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड जो है सिंपली पॉलीमर ऑफ सुगर्स, ठीक। पॉलीमर ऑफ सुगर्स को ही जो है हम लोग पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। ये भी क्या हो जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है या फिर बड़ा केमिकल कंपाउंड होता है, और ये भी पॉलीमेरिक फॉर्म में ही होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक एक्सेप्शन केस है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपिड। लिपिड क्या होता है, लिपिड अगर वैसे हम लोग देखें मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से कम ही होता है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम ही होता है, लेकिन ये एक वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, वाटर इनसॉल्युबल या फिर नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है, जिसकी वजह से ये जो है छन करके हमारे फिल्ट्रेट में नहीं आता है। ये जो है लेफ्ट आउट रह जाता है, कहाँ पर, रिटेंटेट में या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही बचा रह जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ में ये एक नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी है। नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, सोचो नॉन पॉलीमेरिक है तो इसकी वजह से इसको फिल्ट्रेट में होना चाहिए था, और मॉलिक्यूलर वेट भी कम है इसकी वजह से भी इसको फिल्ट्रेट में होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से जो है ये किस में आ जाता है, रिटेंटेट में आ जाता है, ठीक, रिटेंटेट में आ जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखो, अब इनको जो नॉन पॉलीमेरिक है या फिर मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम होता है, ऐसे केमिकल कंपाउंड को जो है हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब ये छोटे मॉलिक्यूल हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को सिंपल बायोमॉलिक्यूल भी बोल देते हैं हम लोग।
और वहीं यहाँ पर रिटेंटेड की बात करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स बड़े मॉलिक्यूल हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से इनको जो है हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, या फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल या फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल भी इनको बोल देते हैं। अब वहीं जो एक्सेप्शन था हमारा लिपिड, लिपिड जो है नॉर्मली अगर वैसे देखें मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर देखते हैं तो भाई वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसे सॉल्युबिलिटी के बेस पर देखें तो ये क्या हो जाता है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो लिपिड होता है, नोट पॉइंट बना करके हम लोग बोलते हैं कि जो लिपिड होता है वो कैसा है? लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल। मतलब भाई ये कसम नहीं खाया है कि जो है मैं मैक्रो मॉलिक्यूल हूं। आप इसको माइक्रो भी बोल सकते हो, आप इसको मैक्रो भी बोल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किसके बेसिस पर बोलना चाह रहे हो। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर बोलोगे तो किस में आएगा? ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। और वही मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर देखोगे या फिर पॉलीमेरिक फॉर्म के बेस पर देखोगे तो किस में आएगा? ये माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन अभी ऐसे तुरंत आगे यहां से जो है जो आगे की स्लाइड है वो बिना रिलेट करे हम लोग आगे पढ़ नहीं सकते थे। इस वजह से हमने थोड़ा सा सोचा कि पीछे का डिस्कशन कर लेते हैं, तभी जो है आगे समझ में आएगा। तो इसके लिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो यहां पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करी किसी टिश्यू के अंदर। ठीक, लेकिन अब यहां पर जो हम लोग सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, किसी सेल के अंदर जो है कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं या केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल क्या होता है उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए क्या है, क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कोई एक सेल ले लो, कोई भी एक सिंपल सा एक सेल ले लो भाई। यूकैरियोटिक सेल लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस भी है। ये देखो जो दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो सेल के पास सबसे पहले क्या होता है भाई? सेल के पास नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन होगा और उसका खुद का न्यूक्लियस भी होगा। तो यहाँ पर मैंने डिनोट किया है बाहर वाली लाइनिंग को, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और अंदर की तरफ ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी क्या होता है? एक प्रकार का ऑर्गेनेली होता है, और भी ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनेली इसके अंदर ऐसे भरे हुए होंगे। ठीक, तो अब सेल मेम्ब्रेन हो गया, ऑर्गेनेली हो गया। अब आप एक चीज समझिएगा, जो भी ऑर्गेनेली होते हैं उनके पास भी क्या होता है? यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, जिस हिसाब से सेल का मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, या फिर कह सकते हो जो सेल मेम्ब्रेन की बनावट होती है, वही बनावट जो है हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली पाए जाते हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो भी उनके जैसा ही होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन की बनावट के जैसा ही ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन भी होता है। इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया जहान में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के समान ही होती है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है और जो ऑर्गेनेली है वो किससे बना हुआ होता है? नॉर्मली देखिए सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, किसका बना होता है? लिपिड का बना हुआ होता है। लिपिड बाई लेयर का, ऐसे लिपिड का एक लेयर ऊपर की तरफ होता है, और वही सेम चीज लिपिड का एक लेयर नीचे की तरफ होता है। ऐसे लिपिड बाई लेयर से कोई भी सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। अब बीच बीच में क्या होता है? इनके बीच बीच में ऐसे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, जगह जगह पर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं ऐसे रैंडम। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस लिपिड का। अब लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल देखें सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों का ही बना होता है। लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो अब ऐसे देखें जितना भी यूनिट मेम्ब्रेन होगा सबके अंदर क्या होगा? लिपिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? सेल को उठाया है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल का केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको देख रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन लिया और कोई भी ऑर्गेनेली है उसके मेम्ब्रेन को लिया। अब उसमें हम लोगों ने देखा क्या है? लिपिड है। क्या भरा हुआ है? लिपिड भरा हुआ है। तो अब लिपिड भरा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्या किया? लाइपेज एंजाइम डाल दिया। क्या डाल दिया? लाइपेज एंजाइम डाल दिया। जब इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम डाल देंगे तो लिपिड क्या हो जाएगा? छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस में। जैसे यहाँ पर हमने बनाया हुआ था भाई, ये देखो लिपिड ऐसे था, लिपिड का बाई लेयर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था ऐसे बना हुआ था। अब जब इसके ऊपर हम लोगों ने लाइपेज डाला, जब इसके ऊपर लाइपेज डाला ये सब टूट गए, ऐसे बिखर गए। ठीक, ऐसे टूट करके बिखर गए, सब अपना अलग अलग ऐसे बिखर गए, किधर भी ऐसे रैंडमली किधर भी चले गए, ऐसे टूट करके बिखर गए। अब जब ये टूट करके बिखरते हैं, जब इनको हम लोग देखते हैं, जब
इनको एसिड सोल्यूबल में हम मतलब एसिड में हम लोगों ने डाल करके देखा। अब वैसे क्या होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, तो वाटर इनसोल्यूबल होने की वजह से तोड़ तो दिया हमने इन लोगों को। अब प्रोटीन जो था इसमें से, जो इनके पास प्रोटीन था, वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, वो पिघल गया, वो गल गया, कह सकते हो एसिड में जाकर के वो गल गया, छोटे छोटे जो है अमीनो एसिड्स में टूट गया। तो प्रोटीन तो इसमें से निकल गया, बचा क्या, लिपिड। अब लिपिड क्या करते हैं, जब स्मॉल पार्टिकल में टूटे हुए रहते हैं तो ये आपस में मिल करके, ऐसे जो लिपिड मॉलिक्यूल थे, ये जो यहाँ पर टूटे हुए अलग अलग लिपिड मॉलिक्यूल थे, वो क्या करते हैं, ऐसे आपस में मिल करके, ऐसे सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके जो है वेसाइकल बना लेते हैं, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग वेसाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसाइकल। ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। अब जब इनको हम फिल्टर करेंगे, अगर ऐसा आप जो है कुप्पी में लगा कर कब इनको जब फिल्टर करोगे, यहाँ पर वेसाइकल मैंने बनाया है पहले से, ये वेसाइकल है। अब जब इसको आप फिल्टर करोगे तो ये छन नहीं पाएगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये जो है रिटेंटेट में ही आता है। कहाँ पर आता है, रिटेंटेट में, यहाँ पर ऊपर ही रह जाता है, ये रिटेंटेट में आता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ये स्मॉल पीसेस में टूट गया और क्या बना लिया, वेसाइकल बना लिया, और उसके बाद ये आता कहाँ पर है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, या फिर किस में, रिटेंटेट में, रिटेंटेट में आ जाता है। तब रिटेंटेट में आ गया, यहाँ पर हमने इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेक किया, ये क्या है, लिपिड, ठीक, लिपिड। अब वहीं पर आगे अगर हम लोग साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में भाई कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि भाई कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं और कुछ स्टार्च पाया जाता है। किसके, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका केमिकल कंपोजिशन चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो वहां पर क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है और स्टार्च मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, शुगर मिल रहा है और अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, शुगर मिल रहा है और अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। अब प्रोटीन और स्टार्च क्या होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। और वहीं जो है शुगर और अमीनो एसिड की बात करते हैं तो ये नॉन पॉलीमर होते हैं, ये नॉन पॉलीमर होते हैं। तो आप बताइएगा, जो पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा भाई, ऑब्वियस बात है वो किस में आएगा, बड़े मॉलिक्यूल है, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आएगा या फिर रिटेंटेट के अंदर आएगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या फिर रिटेंटेट के अंदर आता है। और वहीं जो है शुगर और अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैसे हैं, वो नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं, वो नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं। इस वजह से किस में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल या फिर फिल्ट्रेट में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल या फिर फिल्ट्रेट में आते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल या फिर फिल्ट्रेट में आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई कोई एवरेज सेल का कंपोजिशन अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या क्या मिल रहा है हमको, लिपिड मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, और क्या मिल रहा होता है, अमीनो एसिड्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं से बेसिकली जो है कोई भी सेल बना हुआ होता है। अब इसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन जो है जो पॉलीमेरिक फॉर्म में होंगे वो किस में आएंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म वाले एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, और जो नॉन पॉलीमेरिक होते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। तो आगे देखते हैं, एवरेज सेल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, एवरेज सेल कंपोजिशन का चार्ट दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है, आपको ये याद करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं नॉर्मली हमारे सेल के अंदर, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन परसेंट क्या होता है। तो देखिए, अगर वाटर का कंसंट्रेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है हमारे कोई भी सेल के अंदर, कोई भी सेल जो होगा उसके अंदर लगभग 70 to 90% होता है। वाटर का कंसंट्रेशन किसी भी एवरेज सेल के अंदर 70 to 90% होता है। और वहीं प्रोटीन का कंसंट्रेशन की बात करें, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो 10 to 15% आता है। कितना होता है, 10 to 15%। नेक्स्ट वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्ब्स लिखा है मैंने, कार्ब्स का फुल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं ये लगभग 3% आता है। नेक्स्ट अगर लिपिड की बात करते हैं तो कोई भी सेल के अंदर जो लिपिड का कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 2% होता है, लिपिड का कंसंट्रेशन लगभग 2% होता है। वहीं न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, Na का मतलब नॉट एप्लीकेबल मत समझना, Na का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ, डीएनए या फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स। इनका कंसंट्रेशन किसी भी सेल के अंदर कितना होता है, वो 5 से 7% होता है, 5 से 7% होता है। और एवरेज आयन का कंसंट्रेशन देखें, आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन अगर देखते हैं तो ये लगभग 1% होता है। कितना होता है, लगभग 1% होता है। तो ये तो भाई हो गया हमारा नॉर्मल एवरेज सेल का कंसंट्रेशन या फिर सेल का केमिकल कंपोजिशन, क्या क्या सेल के अंदर पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस। ऑर्गेनिक एनालिसिस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है आगे
इनऑर्गेनिक एनालिसिस देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जो किसी भी लिविंग सेल्स या फिर किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते होंगे। तो यहाँ पर भी हमने वही सेम चीज लिया, लीफ ले लिया है, कोई भी लिविंग टिश्यू हमने लिया, लीफ ले लिया या फिर लीवर ले लिया, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो अब देखो ताजा ताजा लीफ पत्ती ले लो, पेड़ से पत्ती तोड़ो, या फिर कोई लीवर है, लीवर का टिश्यू कट कर लो, उसका कोई थोड़ा सा पार्ट कट कर लो। तो नॉर्मली वो क्या होता है भाई, कोई भी लिविंग टिश्यू होगा तो वो कैसा होता है, गीला होता है, या फिर कह सकते हो लिविंग है तो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, और वाटर भी उसके अंदर, वाटर का कंसंट्रेशन भी एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है, ठीक। तो अब उसको अगर हम लोग वजन करें, या फिर उसके वजन को, या फिर उसके मतलब वजन को ही बोल सकते हो, उसके वजन को जो हम लोग बोलते हैं वेट वेट, क्या बोलते हैं, वेट वेट बोलते हैं, ठीक है, वेट वेट बोलते हैं। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, जो लीफ या फिर लीवर टिश्यू था जो उसका वेट वेट था, उसको हम लोगों ने क्या किया, ड्राई कर लिया, क्या किया, ड्राई, सुखवा लिया हमने, सुखवा लिया। सुखवाओगे तो क्या होगा, वाटर उसमें से उड़ जाएगा भाई, ऑब्वियस बात है, पानी क्या हो जाएगा, उसमें से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब भाई कोई भी लिविंग टिश्यू है, लीफ है या फिर लीवर है, उसको आपने सुखवाया, तो उसके अंदर से जब पानी निकल गया तो वो क्या हो गया, सूखा हो गया। तो जब वो सूखा हो जाता है तब उसको वजन करते हैं, और उसके वजन को हम लोग जो है बोलते हैं क्या बोलते हैं, ड्राई वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। अब ये ड्राई वेट किसका है, ड्राई वेट या तो लीफ का होगा या तो लीवर का होगा, ड्राई वेट लीफ का होगा या फिर लीवर का होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, जो लीफ और लीवर को हमने ड्राई कर दिया, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, आग में लगा करके ऐसे जला देंगे। जला देने के बाद कोई भी चीज जलाते हो तो उसके अंदर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, उसके साथ में जो बचा खुचा वाटर होता है वो भी क्या होता है, रिलीज होता है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में वो भी रिलीज हो जाएगा। तो जो भी हमने लिविंग टिश्यू लिया था, सुखवाया, जला दिया, जला देने के बाद उसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो गया, उड़ गया, मतलब कह सकते हो कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो गए। अब उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिकल से ही बचे होंगे। तो अब ये जल करके क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, राख, ऐश हमने लिखा हुआ है, राख बचा हुआ है। अब इसी राख की जो है हम लोगों ने क्या किया है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की इसमें एनालिसिस करी है, इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की एनालिसिस करी। इसमें हमको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोराइड, नाइट्रोजन, ईटीसी। तो ये सब जो है एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब मत कहना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कार्बन निकल गया रहेगा, तो भाई सारे कार्बन, जितने भी कार्बन हमारे मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं सभी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में होते हैं। और जब ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर, तो उसके बाद जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में बचे रह गए हैं। किसमें, हमारे ऐश में, जो हमने जला करके राख बनाई थी उसके अंदर ये सब जो है केमिकल एलिमेंट्स बचे रह गए हैं, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोराइड और नाइट्रोजन, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है आपको केमिकल कंपोजिशन याद रखना है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हमारे लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं या फिर किसी लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस हो गई। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस देख ली, हमने सेल के एवरेज सेल का कंपोजिशन देख लिया कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो देखो नॉर्मली ओवरऑल हमने जो है बेसिक ऑफ द बायोमॉलिक्यूल देख लिया है। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से एक एक बायोमॉलिक्यूल को देखेंगे, भाई कौन कौन से ऐसे हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब जो है हम लोग मतलब डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को देखने से पहले थोड़ा सा मेटाबोलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है मेटाबोलाइट्स। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बहुत हल्का सा आप ध्यान देकर के इसको समझिएगा, एकदम आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा कि भाई मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और उसके बाद प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक, अब देखो मेटाबोलाइट जो टर्म है आप लोगों को कहीं ना कहीं रिलेटेड लग रहा होगा मेटाबॉलिज्म से। मेटाबोलाइट टर्म जो है वो मेटाबॉलिज्म से आपको थोड़ा मोड़ा रिलेटेड लग रहा होगा, तो देखो वहीं से ये लिया ही गया है। जो मेटाबोलाइट टर्म है ना वो मेटाबॉलिज्म से लिया ही गया है। ठीक है, अब ये कैसे रिलेटेड है इसको मैं समझाता हूं आपको। देखो नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, जो हमेशा हमारी सेल को या हमारे बॉडी को हमको जिंदा रखने के लिए जो है हमारे नॉर्मल सेल के अंदर हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, और उन केमिकल रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब जो पूरा प्रोसेस चलता है उसको हम लोग कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और जो केमिकल प्रोसेस चलता है उसको हम लोग मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अब देखो जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई केमिकल का ब्रेकडाउन होता रहता है, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड बनता रहता है, नए केमिकल कंपाउंड्स बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं, या फिर
किसी न किसी चीज का ब्रेकडाउन या फिर किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन हमेशा होता ही रहता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तब इस मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल कंपाउंड्स टूट रहे हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स नए बन रहे हैं, इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को जो है हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सिंपल, जो केमिकल कंपाउंड्स टूट रहे होंगे और जो नए केमिकल कंपाउंड्स बन रहे होंगे, ये दोनों को ही जो है हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है, उसके दौरान जो भी केमिकल कंपाउंड उस मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा होगा, वो किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, इन दोनों केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो ग्लूकोज ले लो, आप ग्लूकोज ले लेते हैं C6H12O6। अब ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होकर के हमको क्या बना करके देता है, हमको नॉर्मली बना करके क्या देता है, एटीपी। हमारी बॉडी में हमको तो एटीपी ही चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और उसके साथ में क्या हो रहा होता है, ये वाटर भी निकालता है, वाटर में भी ब्रेक डाउन होकर के ये रिलीज हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो ग्लूकोज किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल तो रिलीज हो गया, लेकिन हमारे काम में क्या आता है, एटीपी। हमारे काम में क्या आता है, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड ही है। ये हमारे सेल में ही टूट रहा होगा ना, हमारे सेल में टूट करके हमको एनर्जी दे रहा होगा, जिसकी वजह से हमारा सेल जी रहा है, अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो उस दौरान ये जो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो टूट करके दूसरे केमिकल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसी पूरे केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब ये एक ही केमिकल रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखो, ये जो केमिकल कंपाउंड है, इसको भी हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको भी हम लोग मेटाबोलाइट्स ही बोलते हैं। ठीक, तो कभी भी, मतलब मैंने सिंपली आपको बता भी दिया कि कोई भी सेल का केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड भाग ले रहा हो, वो किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, तो जो केमिकल भाग ले रहा है, या मतलब भाग लेने का मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट करना, उस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है और जो केमिकल कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, वो दोनों ही केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, वो दोनों ही केमिकल कंपाउंड जो होते हैं मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन में जो भी केमिकल कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो देखिए वो क्या लिखा है हमने, कंपाउंड्स विच आर पार्ट ऑफ द सेल एंड टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अदर कंपाउंड्स। मतलब ऑब्वियस बात है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो ऑब्वियस बात है वो किसी न किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर अमीनो एसिड का एग्जांपल दिया है मैंने, शुगर का एग्जांपल दिया है, और ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे किसी भी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और हमेशा किसी न किसी दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, यहाँ पर आपको मेटाबोलाइट्स का मतलब समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को ऐसा समझिएगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल होते हैं जो कि लगभग दुनिया जहान के जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बींग्स हो, फंगाई हो, कुछ भी हो, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दुनिया जहान के सभी प्रकार के लिविंग बींग्स के अंदर लगभग सेम ही होते हैं। और इनका प्रॉपर फंक्शन क्या होगा, ये क्या काम में आते हैं, उस लिविंग बीइंग में इनका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हमको प्रॉपर जानकारी भी होता है, या फिर उनका क्या रोल है ये हमको पता होता है। एक सिग्निफिकेंट, या फिर कह सकते हो एक प्रॉपर रोल निभाते हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। उस रोल के बारे में भी हमको पता है कि भाई ये केमिकल कंपाउंड क्या काम करता होगा। और ये केमिकल कंपाउंड जो है नॉर्मली दुनिया जहान के सभी प्रकार के सेल के अंदर, सभी लिविंग बीइंग्स के अंदर सेम ही होते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। सिंपल समझिएगा भाई कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो दुनिया जहान के सभी प्रकार के लिविंग बीइंग्स में पाए जाते होंगे, और वो लगभग उनका फंक्शन क्या होता होगा, सभी में सेम ही होता होगा, और उनके फंक्शंस को नॉर्मली हम समझते भी हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को ही जो है हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में, क्या लिखा है मैंने कि भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो क्या करते हैं, हेल्प इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, फिर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, उसके अंदर ये भाग लेते हैं, उसमें मदद करते हैं। एंड नॉट वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब ये अलग अलग प्रकार के सेल्स में, अलग अलग लिविंग बींग्स में ये
कोई डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, सभी में क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं एग्जांपल देखो, स्टार्च। अब स्टार्च की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखो आप समझिए, इसमें आपको क्या समझना चाहिए कि देखो स्टार्च, अब स्टार्च जो हमारे अंदर, मान लो हमने खाना खाया बाहर से, स्टार्च हमारी बॉडी में आया होगा, अब वो दूसरे फॉर्म में ग्लूकोज में टूट जाए या फिर किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड में टूटे, अब उसका फंक्शन क्या होगा वो हमको पता है। वहीं प्लांट के अंदर कौन सा स्टार्च पाया जाता है, वहीं बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्टार्च पाया जाएगा, गाय भैंस के अंदर जो है कौन सा स्टार्च वो इंटेक कर रहे हैं, ये सब चीजें तो हमको पता है ना भाई। स्टार्च का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है ये भी हमको पता है। ठीक, वैसे ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का भी फंक्शन पता है। अब ग्लूकोज चाहे मेरे अंदर हो, चाहे प्लांट के अंदर हो, चाहे बैक्टीरिया के अंदर हो, फंगाई के अंदर हो, सबके अंदर तो वही ग्लूकोज होगा ना, उसका फॉर्मूला C6H12O6 ही होगा। ठीक, तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अमीनो एसिड की बात करते हैं तो दुनिया जहान में जितने भी प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक कांस्टेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, सभी सेम ही टाइप के होते हैं, और यही सभी सेम ही टाइप के अमीनो एसिड्स जो है मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चाहे जिस भी लिविंग बीइंग को उठा लोगे, अमीनो एसिड का भी जो कह सकते हो टाइप होता है वो सेम ही होता है। और वहीं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो भाई न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर के क्या बनाता है, डीएनए या फिर आरएनए बनाता है। तो न्यूक्लियोटाइड भी क्या होता है, एक कांस्टेंट केमिकल है, सभी में सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता होगा जिसके अंदर एडेनिन जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और पेंटोस शुगर जुड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, अब किसी के अंदर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसा नहीं है। सबके अंदर सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बस नंबर का फर्क होता है, किसी के अंदर कम न्यूक्लियोटाइड है, किसी के अंदर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है बस। लेकिन केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन अगर देखेंगे तो सबका सेम ही होगा। ठीक, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेसिक क्या हो गया भाई, कि उनका रोल हमको बेसिक पता होता है, और नॉर्मली जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में वो काम करते हैं, और दुनिया जहान के सभी प्रकार के लिविंग बीइंग में लगभग सेम ही होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम लोग जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में देखेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं भाई, सिंपल भाई, ये भी वही सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं या फिर सेल के अंदर ही बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिंपल सा इतना सा होता है कि भाई ये केमिकल कंपाउंड्स जो है कुछ विशेष प्रकार के लिविंग बीइंग्स में बनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के लिविंग बीइंग्स में बनते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए किस में बनता है देख लीजिएगा, माइक्रोब्स में, माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर, उसके साथ में प्लांट्स के अंदर, उसके साथ में फंगाई के अंदर। तो ये लगभग 3 प्रकार के ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं, माइक्रोब्स हो गया, फंगाई हो गया, प्लांट हो गया, इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो कि नॉर्मली सब के अंदर नहीं बनते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो सिर्फ इन्हीं के पास बनते हैं, उनका फंक्शन एज सच हम लोगों ने आज तक जो है कह सकते हो कि मतलब पता नहीं कर पाया कि एक्चुअली में ये इस लिविंग बीइंग में बन क्यों रहे होते हैं। उनका प्रॉपर फंक्शन हमको नहीं पता, वो बनते हैं, ठीक है, बनते हैं, वो कुछ काम भी करते होंगे, लेकिन हम अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि एक्चुअली में उनका फंक्शन क्या है उस लिविंग बीइंग के अंदर। हाँ, उसके फायदे हमारे लिए फायदे हो सकते हैं, हमारी इकोलॉजी के लिए फायदा हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए उसका फायदा हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स उसको निकाल करके बेच सकते हैं, उससे दवा बना सकते हैं, उससे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं, लेकिन वो खुद का केमिकल कंपाउंड वो प्लांट के अंदर क्या काम कर रहा है, वो या फिर जिस लिविंग बीइंग में बन रहा होगा उसके अंदर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में सच हमको पता नहीं होता है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को जो हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है मैंने, ये केमिकल कंपाउंड जो है माइक्रोब्स, प्लांट और फंगाई के बीच में या फिर इन सब के अंदर बनते हैं। इनका रोल जो है आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब इनका फंक्शन हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। आगे देखें तो दे में है प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब भाई इनका ऐसा फंक्शन हो सकता है कि भाई वो प्लांट को या उस लिविंग बीइंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हो, मे बी, ऐसा कोई पक्की बात नहीं है कि भाई एग्जैक्ट वही करता होगा, मे बी दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन। या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में इनका इंपॉर्टेंस हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को कुछ बैलेंसिंग करने का, या फिर कोई दूसरा लिविंग बीइंग उनके ऊपर डिपेंड रहता होगा जिंदा रहने के लिए, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है। उसके साथ साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है फॉर द ह्यूमंस, मतलब हम लोग जो है उसको निकाल करके बेच करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है फायदा, लेकिन एक्चुअल में उनका बेसिक रोल क्या है वो हमको नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए बात करें, रबर हो गया, रबर जानते हो, प्लांट, रबर प्लांट से बनता है रबर, तो रबर हो गया। रबर प्लांट क्यों बना रहा है पता नहीं भाई, रबर हमारा प्लांट क्यों बना रहा है भाई, ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही रबर निकाल करके बेचता रहेगा, ठीक, अपने तो पैसे कमाने नहीं उसको, क्यों, क्योंकि भाई उसको खाना खरीदना थोड़ी है, वो खुद ही खाना बना लेता है सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके। तो रबर क्यों बना रहा है ये हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ हम उसको निकाल करके बेचते हैं, टायर बनाते हैं, दुनिया जहान की चीजें बनाते हैं, उससे ह्यूमन बीइंग पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब यहाँ पर कोकेन, हीरोइन से मत समझ लेना भाई, ठीक है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पर है
दवा से, ठीक है। हम लोग बहुत सारी दवाएं बनाते हैं ना, नीम से, हल्दी से, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनसे जो हम लोग केमिकल्स निकाल करके दवा बनाते हैं। स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक, जो मसाले होते हैं वो भी हम लोग प्लांट से ही निकालते हैं। अब मसाले प्लांट खुद तो खाना बना ले रहा मसाले डाल करके, तो हम लोग ही निकाल करके अपना यूज करते हैं। स्पाइसेस हो गया, सेंट्स हो गया, सेंट्स मतलब यहाँ पर परफ्यूम की बात हो रही है, महक के लिए हम लोग निकालते हैं प्लांट से। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल निकाल करके उससे सेंट बनाते हैं या फिर परफ्यूम बनाते हैं। नेक्स्ट है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब होता है कलर। प्लांट से बहुत सारे ऐसे इंडिगो फेरा हो गया, इंडिगो फेरा से हम लोग क्या करते हैं, डाई निकालते हैं, ठीक। डाई मतलब वो कलर वाला डाई, डाई यूरिया डाई ना समझिएगा, डाई कलर वाला है, जिससे मान लो हम लोग कपड़ा वपड़ा कलर करने के लिए, अलग अलग कलर बनाने के लिए जो है हम लोग निकालते हैं। तो प्लांट से ही क्या करते हैं हम लोग, पिगमेंट्स भी निकालने का काम करते हैं। ये सब प्लांट्स के अंदर या फिर दूसरे लिविंग बीइंग के अंदर बन तो रहा है, लेकिन उनका फंक्शन क्या है उनकी बॉडी में ये नहीं पता होता है। और भी कुछ एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी ने हमको दिया हुआ है कि भाई कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका फंक्शन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जैसा होता है। एग्जाम्पल जो है, जैसे पहला एग्जाम्पल पिगमेंट का दिया हुआ है। पिगमेंट में कौन कौन है, कैरोटीनॉइड है, एंथोसाइनिन है, नेक्स्ट है एल्कोलाइड है। एल्कोलाइड में क्या है, मॉर्फिन है, कोडीन है। और नेक्स्ट है टार्पिनॉइड। टार्पिनॉइड में क्या है, मोनोटार्पिन है, डाइटार्पिन है। नेक्स्ट है इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स में क्या है, लेमन ग्रास ऑयल हो जाता है। टॉक्सिन है, कुछ ऐसे टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं जैसे एब्रिन हो गया, रिक्सिन हो गया। नेक्स्ट है लेक्टिन्स है। लेक्टिन्स है, लेक्टिन्स में कौन सा एग्जांपल है, कॉनकैनावेलिन ए होता है, कॉनकैनावेलिन ए जो है। नेक्स्ट ड्रग्स, दवा के लिए कौन सा इस्तेमाल करा जा सकता है, विनब्लास्टिन होता है, करक्यूमिन होता है। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे हमारा रबर हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब जो है ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर या फिर दूसरे लिविंग बीइंग के अंदर बनते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर रोल उनके बॉडी में क्या होगा ये हमको नहीं पता होता है। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रॉपर तरीके से समझा होगा, और मेटाबोलाइट्स एक्चुअली में क्या होते हैं ये भी समझा होगा आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है प्रॉपर बायोमॉलिक्यूल, ठीक। जो मैंने अभी आपको बताया कि अब हम लोग जो है एक एक बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हमारे पास हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, काम क्या कैसे करते हैं, ये सारी जो है हम लोग बातें देखेंगे डिटेल में, एकदम से बढ़िया से, ठीक। तो एकदम से थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइएगा, हाँ, अटेंटिव होकर के देखिएगा कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहले तो देखो, बायोमॉलिक्यूल्स को जो हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले भाई एक तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, जो क्या हो रहा था, फिल्ट्रेट में छन के आ रहा था, जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे, नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म में थे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। और वहीं दूसरे जो थे वो कैसे थे, रिटेंटेड के अंदर आते थे, बड़े मॉलिक्यूल होते थे, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होते थे, तो उनको बायो माइक्रोमॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, अमीनो एसिड है, वहां पर भी देखा था, सुगर थे, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस किसका पार्ट था, न्यूक्लियोटाइड का। मैंने बताया था ना, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ होता है, प्लस पेंटोज शुगर से बना हुआ होता है, प्लस फॉस्फेट से, प्लस फॉस्फेट से। ये तीनों चीजें मिल करके क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसी में से एक मान लो ये और भी टूट गया होगा, और भी टूट जाएगा तो क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये कलेक्टिवली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फैटी एसिड, फैटी एसिड लिपिड का पार्ट होता है भाई। कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का लिपिड ही होता है। और फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड तो एक प्रकार का लिपिड है ही। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर जो हम लोगों ने ये माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल को अलग करके बताया है। नेक्स्ट है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो भाई पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, तो ऑब्वियस बात है, पहला पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब ग्लूकोज का पॉलीमर, पॉलीसेकेराइड हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, या फिर न्यूक्लिक एसिड। ये सब क्या होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने देख लिया कि भाई कौन कौन से प्रकार के हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी देख लिया। अब हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि भाई अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, सब एक एक करके हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम लोग जो है अमीनो एसिड्स देखेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड्स देखेंगे, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा। अमीनो एसिड्स की बात करें, देखो अमीनो एसिड मैंने आपको अभी पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग देख रहे थे। अमीनो एसिड क्या होता है, ये मोनोमेरिक यूनिट होता है किसी भी प्रोटीन के लिए, ठीक। मोनोमेरिक यूनिट होता है मतलब इन्हीं से मिल करके,
कोई भी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से ही, ऐसे छोटे छोटे अमीनो एसिड जो है आपस में मिल करके जो है बॉन्ड बना करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो अब देखें हम लोग, अगर अमीनो एसिड जो है किसके अंदर आ रहा था, फिल्ट्रेट के अंदर आ रहा था, या फिर कह सकते हैं एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर आ रहा था, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, एसिड सोल्यूबल पूल में आता है भाई। सबसे पहली बात तो एसिड सोल्यूबल पूल में आता है ये। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन के नीचे होता है। अमीनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 800 डाल्टन के नीचे होता है। ठीक, तो अब एक अगर कोई सिंपल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, तो कोई भी सिंपल अमीनो एसिड क्या होता है, ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन की बात करें अगर, देखो पहले मीथेन को देख लेते हैं, मीथेन कैसा है। मीथेन कैसा होता है, एक कार्बन, उसके साथ में क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड्स होता है ना, ये एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि ये जो इसके साथ में जो 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे होते हैं, कार्बन के साथ में जो अलग अलग 4 हाइड्रोजन दिख रहे होते हैं, इनकी पोजीशन पर इनको हटा करके कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड या फिर कोई दूसरा एलिमेंट इनकी जगह पर ऐड कर दिया जाता है, तो इसी को जो हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मीथेन कैसा है, मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग 4 अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को उन हाइड्रोजन की जगह पर ऐड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी अमीनो एसिड के अंदर। तो किस किस केमिकल का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक हाइड्रोजन की जगह पर, तो पहले तो हाइड्रोजन ही रहने देते हैं एक जगह पर। मान लो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ही रख दिया, चलो कोई बात नहीं, एक पोजीशन पर हाइड्रोजन ही रख दिया। दूसरे पोजीशन पर, ये मान लो इसको दूसरा पोजीशन बोले, इस दूसरे पोजीशन पर हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या रख दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप रख दिया। क्या रख दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप रख दिया, या फिर कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को लगा दिया हमने, कार्बोक्सिल ग्रुप को लगा दिया। और तीसरे पोजीशन पर, ये तीसरा हाइड्रोजन है, तीसरे हाइड्रोजन पे हमने हटा करके क्या रख दिया, एक वेरिएबल आर रख दिया है। क्या रख दिया है, वेरिएबल आर। तीसरे पोजीशन पर वेरिएबल आर रख दिया। वेरिएबल आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। मतलब जैसे CH3 हो गया, ऐसे मान लो C2H5 हो गया। ठीक है, ऐसे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आर ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल आर का मतलब ये हो गया कि भाई वो आर जो है कांस्टेंट नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर कोई एक लॉन्ग चेन भी हो सकता है। ठीक है, तो आर की जगह पर जो है बार बार वो चेंज होता रहेगा, इसी वजह से उसको वेरिएबल आर बोलते हैं। और नेक्स्ट आगे पोजीशन पे हमने क्या रखा भाई, पहले दूसरे तीसरे पे देख लिया, पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हमने कार्बोक्सिल ग्रुप रखा, तीसरे पे हमने अल्काइल ग्रुप रख दिया, वेरिएबल आर रख दिया, और चौथे ग्रुप पे हमने क्या कर दिया है, चौथे ग्रुप पे हमने जो है अमीन ग्रुप को रखा है। अमीन ग्रुप क्या होता है, अमोनिया, NH3। तीसरे पे हमने क्या रख दिया है, अमीन ग्रुप को रख दिया। तो यहाँ पर देखिए चौथे पोजीशन में क्या रख दिया है, अमीन ग्रुप को रख दिया गया। देखो जब अमोनिया को इसके साथ ऐड करेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रह जाता है, NH2 रह जाता है। ऐसा ना समझना कि सर अमोनिया जोड़े थे तो तीसरा हाइड्रोजन कहाँ गया, तो भाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन हटा देगा वो। तो अब इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, देखो पहले इसके पास क्या था, चारों जगह पे हाइड्रोजन था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया है, हर जगह पर क्या हो गया, हमने कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड ऐड कर दिया है ना, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड उस पर ऐड किया गया है। इसी वजह से जो है मेथेन, मतलब अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन बोलते हैं। ठीक, अब आगे देखें, इस सब्स्टिट्यूटेड मेथेन को या फिर अमीनो एसिड्स को जो है हम लोग अल्फा अमीनो एसिड भी बोलते हैं। अब अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, इसको समझिएगा। देखो जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा, अगर उसके लास्ट में या फिर देखें उसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ करके जो सेकंड कार्बन होता है, इसको अगर हम लोग 1 बोल देते हैं, तो इसके सेकंड कार्बन पे इसका जो सेकंड कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद वाला, कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद का जो भी सेकंड कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक ही कार्बन है भाई, एक ही कार्बन होता है, और ये क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है, एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है। तो इस वजह से इस अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोल देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि भाई अल्फा अमीनो एसिड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में जो सेकंड नंबर का कार्बन उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस वजह से इस अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। बेसिक है भाई, बहुत टफ नहीं है, बस हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल हाय, बायोमॉलिक्यूल करते परेशान रहते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है ज्विटर आयन का।
जो अमीनो एसिड्स होता है उसी में एक चीज पूछा जाता है हमसे कि ज्विटर आयन क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं ज्विटर आयन क्या है। देखो कोई भी एक अमीनो एसिड उठा लो, सिंपल सा भाई, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन मतलब चारों हाइड्रोजन की जगह पर हमने अलग अलग केमिकल को ऐड करा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, आर है और अमीन ग्रुप है। तो अब इसको क्या किया हम लोगों ने, इसको जो है हम लोगों ने पहले क्या किया, बेसिक पीएच पे, एक ये बीकर है, ये क्या है, एक बीकर है, कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, एक कंटेनर के अंदर इसको हमने डाला, ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया है, इसको इसके अंदर जो है बेस भर दिया है या बेसिक कंपाउंड भर दिया है, बेसिक कंपाउंड भरा हुआ है, बेसिक कंपाउंड, एक सेकेंड, बेसिक कंपाउंड भरा हुआ है या फिर कह सकते हो बेस भरा हुआ है। बेस में क्या होता है, बेस में OH ग्रुप का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बेस में OH ग्रुप का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो क्या होगा, जब इसके अंदर पूरा ऐसे बेस भरा हुआ है, बेस भरा हुआ है, तो ढेर सारे OH ऐसे भरे हुए, ढेर सारे OH ऐसे भरे हुए हैं, ढेर सारे OH ऐसे भरे हुए होते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी हम इसको कोई अमीनो एसिड को कोई बेसिक कंपाउंड में या बेसिक मीडियम में जब इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है हमारा, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, जो इसके अंदर OH होते हैं ना, जो अंदर इसमें पूरे कंटेनर जो OH भरे होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, इसके हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि भाई बेस क्या करना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इस चक्कर में क्या करता है, ये जो एसिडिक कंपाउंड होता है उसके हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, और रिमूव करके क्या बना लेगा, H2O, सिंपल सी बात है, H2O बना लेगा। जब ये हाइड्रोजन अपना दे देगा, ये हाइड्रोजन जब अपना रिलीज कर देगा, तो बताओ कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, ठीक। अब इसमें से जब ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो कैसा हो जाएगा, COO माइनस ये H प्लस जो है रिमूव हो जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या आ जा रहा है, इसके ऊपर माइनस आयन आ रहा है ना, देखिए इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, ये माइनस आयन आ जा रहा है। तो ऐसे ही जब हम किसी भी अमीनो एसिड को जब बेसिक मीडियम में डालते हैं, तो उसके ऊपर जो है माइनस आयन आने लगता है। क्या आता है, माइनस आयन आने लगता है। तो वही लिखा है मैंने कि इन बेसिक पीएच, जब भी हम लोग बेसिक पीएच पे किसी अमीनो एसिड को रखते हैं, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आगे देखें, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, अगर किसी अमीनो एसिड को जो है हम लोग अगर एसिडिक पीएच पे रखते हैं, तो एसिडिक पीएच में क्या होगा, ढेर सारे हाइड्रोजन, ऐसे ढेर सारे हाइड्रोजन भरे होंगे भाई इसके अंदर। अब हाइड्रोजन जब ढेर सारे भरे हुए होते हैं, तो आप एक चीज समझिएगा, जो हमारा अमोनिया होता है, ये NH3 है, NH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये नाइट्रोजन है, ये इसके साथ में 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं, 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। और हमारे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, आपको ये सिंपल सा पता होगा, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अब इसकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या है भाई, कि 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड कर सकता है, फिर 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। लेकिन अब इसके पास अगर इसके सराउंडिंग में ढेर सारा H प्लस आ जाएगा, अगर ढेर सारा H प्लस आ जाता है, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि अपने लोन पेयर को जो है डोनेट करके या फिर लोन पेयर का कंट्रीब्यूशन ले करके ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी अपने साथ में जोड़ लेता है, ये अपने साथ में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी जोड़ लेता है। तो जब ये अपने साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जोड़ता है, तब ये क्या होता है, जो यहाँ पर जो NH2 था, देखो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको, देखो ये मीथेन, देखो, अरे भाई ये पेन ही नहीं चलता सही से, चलो दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या था, कार्बोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा था हमने, यहाँ पर R रखा था हमने, यहाँ पर क्या रखा था, NH2, NH2 रखा हुआ था हमने, ठीक है, NH2 रखा हुआ था। अब हमने क्या किया, सराउंडिंग में ढेर सारा हाइड्रोजन भर दिया। जब ढेर सारा हाइड्रोजन भर देते हैं, तो भाई देखो अभी ये वाला नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड पहले से बना करके रखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला नाइट्रोजन तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना करके रखा हुआ। कैसे 3 बॉन्ड बना कर रखा है, देखिएगा 3 बॉन्ड कैसे, ये बॉन्ड तो यही है अपना, एक बॉन्ड यही बना कर रखा है, उसके साथ में एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, NH2 था ना, तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी ये कंप्लीट करके रखा है। लेकिन जो इसका लोन पेयर होता है, मैंने आपको बताया कि जब ढेर सारा हाइड्रोजन इसके सराउंडिंग में आ जाता है, तो ये उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ये अपने ऊपर
ऐड कर लेता है, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अपने साथ में ऐड करेगा। लेकिन जैसे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करता है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, अमोनिया के ऊपर, जो अमीन ग्रुप था उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। तो वही यहाँ पर मैंने दिखाया कि जब भी एसिडिक ग्रुप में, या फिर कह सकते हो जब एसिडिक मीडियम इसको रखते हैं तो जो अमीन ग्रुप होता है ना उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। अमीन ग्रुप जो होता है एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करने के बाद उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा मैंने कि एसिडिक पीएच में अगर हम रखते हैं किसी भी अमीनो एसिड को तो ओवरऑल इसके ऊपर कैसा हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। बेसिक मीडियम में रखेंगे तो माइनस चार्ज हो जाता है, बेसिक मीडियम में रखेंगे तो माइनस चार्ज होता है, अगर एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो प्लस चार्ज हो जाता है। देखो अभी हम लोग ज्यूटर आयन बना रहे हैं, अभी हम लोग आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई एसिडिक में रखोगे तो क्या होता है, बेसिक में रखोगे तो क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ज्यूटर आयन क्या होता है। तो प्लस आयन माइनस आयन आपको समझा, प्लस आयन कब बनेगा, जब एसिड में रखेंगे किसी भी अमीनो एसिड को, माइनस आयन कब बनेगा, जब बेस में रखेंगे। ठीक है, जब बेस में रखेंगे तो माइनस आयन आ जाएगा किसी भी अमीनो एसिड के ऊपर। लेकिन विशेष क्या है यहाँ पर भाई, विशेष क्या है, जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का मतलब समझिएगा, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है आयंस, मतलब प्लस आयन और माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा, प्लस आयन और माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे मीडियम को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोल सकते हो, या फिर इसी को न्यूट्रल पीएच भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्लस आयन और माइनस आयन क्या है, यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम जब हम इसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे या फिर आइसोइलेक्ट्रिक मीडियम में जब इसको रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने अमीनो एसिड को डाल दिया भाई आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के अंदर, NH2 है, COOH है, H है, R है, सिंपल। लेकिन जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में रखते हैं तो क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है, अपना खुद का जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है, ये क्या करता है, यहाँ से टूट करके घूमते हुए जो है ये अमीन ग्रुप के पास में चला जाता है। तो आप सोचिए जब यहाँ से OH हटेगा, सॉरी यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप से जब H हटता है, तो जब भी H हटेगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप पे क्या होता है, माइनस आयन आ जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर माइनस आयन आ जाता है। वहीं पर अगर अमीन की बात करते हैं, जो अमोनिया था, जब ये हाइड्रोजन इसके पास से घूम करके इसके ऊपर जाएगा तो जैसे ही एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब भी हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे किसी भी अमीनो एसिड को या फिर न्यूट्रल पीएच पे किसी भी अमीनो एसिड को रखते हैं तो उसमें क्या करता है, वो एट द सेम टाइम वो क्या करता है, दोनों ही आयन शो करता है, प्लस आयन भी शो करता है और माइनस आयन भी शो करता है। तो जब भी हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में किसी भी अमीनो एसिड के रखेंगे तो हमको दोनों आयन्स देखने के लिए मिलेंगे, प्लस आयन भी और माइनस आयन भी देखने के लिए मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। सिंपल भाई, एकदम से सिंपल। ज्यूटर आयन क्या होता है, ज्यूटर आयन सिंपल सा ये है कि भाई जब भी हम लोग अमीनो एसिड को देखें, अगर उसके ऊपर उसके ऊपर एट द सेम टाइम क्या हो, प्लस चार्ज भी हो, उसके ऊपर एट द सेम टाइम माइनस चार्ज भी हो, तो ऐसे कंपाउंड को जो हम लोग, या फिर ऐसे केमिकल कंपोजिशन को जो हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन, या फिर इस अमीनो एसिड के आयन को जो हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है मैंने कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑब्टेन एट द सेम टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं, या फिर एम्फोटेरिक आयन भी बोलते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फो मतलब होता है डुअल, एम्फो मतलब होता है डुअल, एम्फो मतलब ही डुअल होता है, मतलब यहाँ पर दोनों आयंस होंगे, प्लस आयन और माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे रखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर आयंस का ट्रांसफर हो रहा होता है। मतलब देखो ये पूरा जो है अमीनो एसिड है और इसी के अंदर जो है आयंस का ट्रांसफर हो रहा होता है। इसी वजह से इस ट्रांसफर ऑफ द आयंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर आयन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर आयन ट्रांसफर बोलते हैं। तो जहां तक उम्मीद है मुझे आपको ये एम्फोटेरिक आयन या फिर आइसोइलेक्ट्रिक आयन या फिर कह सकते हो ज्यूटर आयन जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज्यूटर आयन सिंपल सा कुछ भी नहीं भाई, सिंपल सा कह सकते हो कि जब जो है कोई भी अमीनो एसिड के ऊपर जो है दोनों ही प्लस और माइनस आयन दोनों चार्ज एक साथ में आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोल देते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए भाई, अब अमीनो एसिड को और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अमीनो एसिड कितने प्रकार के हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में देखें। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप हमने देखा था ना, वेरिएबल आर ऐड होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, एक वेरिएबल आर भी ऐड हो रहा था। तो अगर वेरिएबल आर में अलग अलग आर लगा दें हम लोग,
किसी अमीनो एसिड में अलग अलग आर लगा के अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बेसिस पर जैसे जैसे आप आर बदलते जाओगे वैसे वैसे उस न्यूक्लिक एसिड का उस अमीनो एसिड का जो है नेचर, केमिकल नेचर भी क्या होगा, बदलते जाएगा। जैसे जैसे आर बदलेगा वैसे वैसे वो अमीनो एसिड भी बदलता जाएगा। तो उसके बेसिस पर जो है कह सकते हो कि अलग अलग आर के बेसिस पर क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पर, सबसे पहला हमने क्या रखा है, आर ग्रुप के रूप में, आर ग्रुप में क्या रख दिया हमने, हाइड्रोजन रख दिया। जो आर ग्रुप था ना उसकी पोजीशन पर हमने हाइड्रोजन रख दिया। जब आर ग्रुप के पोजीशन पर हमने हाइड्रोजन, देखो यहाँ नीचे ही तो आर लगाया था मैंने, तो उसके पोजीशन पर हमने जब हाइड्रोजन रख दिया तो ये जो है कह सकते हो एक अलग प्रकार का जो है अमीनो एसिड जो है बन जाता है, एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड जो है ये बन जाता है। कौन सा अमीनो एसिड है भाई, ये इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। और ये एक सिंपलेस्ट टाइप का अमीनो एसिड होता है। जब आर की पोजीशन पर कोई भी अमीनो एसिड है, देख लो कोई भी अमीनो एसिड कहाँ पे चलेगा भाई, सही। कोई भी अमीनो एसिड है उसमें जो है जो आर ग्रुप होता है, अगर उसके पोजीशन पे जब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो जो है वो जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन बन जाता है, ग्लाइसिन बन जाता है। और ग्लाइसिन जो होता है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। देखो इससे सिंपल कंपाउंड जो है, या कह सकते हो इससे सिंपल कंपोजिशन किसी भी अमीनो एसिड का नहीं हो सकता। इसमें जो है सबसे छोटा सा एलिमेंट लगा हुआ, हाइड्रोजन सिर्फ लगा हुआ होता है, और इसको हम लोग जो है ग्लाइसिन बोलते हैं। अब आगे देखें, अगर उसी आर के पोजीशन पर जो है हम लोग सिंपल सा कह दो मिथाइल ग्रुप ही लगा दें, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, अगर CH3 लगा देते हैं उसी जो आर का पोजीशन, नीचे आर का पोजीशन जो था उसकी जगह पर अगर हम लोग CH3 लगा देते हैं तो ये जो है हमारा बन जाता है एलानिन। ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है एलानिन, ठीक है। सिंपल देखो नॉर्मली क्या था, ये कार्बन COOH हम लोग अमीनो एसिड मैं बना के दिखा रहा हूँ, और उसके साथ में क्या था, अमीन ग्रुप था NH2। अब बार बार पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, बार बार पोजीशन यही आर की हो रही है। ये बार बार हम लोग नया आर लगाते जा रहे हैं और नए प्रकार का ये अमीनो एसिड बनते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले वाले में तो हमने हाइड्रोजन ही लगा दिया था। देखो पहले वाले में हमने क्या किया, हाइड्रोजन लगा दिया तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया था। और दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। जब मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो क्या बन गया, एलेनिन बन गया। क्या बन गया, एलेनिन बन गया। अब नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग यहीं पर इसी पोजीशन पर जो है CH2OH लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, CH2OH लगा दे रहे हैं, CH2OH लगा दे रहे हैं। तो CH2OH ये भी क्या है, एक प्रकार का आर ग्रुप ही होता है, ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर ग्रुप होता है। जब ये, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते हैं। जब हाइड्रोक्सी मिथाइल यहाँ पर ऐड कर देंगे तो उस केस में ये क्या बन जाता है, कौन से टाइप का अमीनो एसिड, सेरीन ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड ही होता है। तो आर ग्रुप के बेसिस पर भी जो है हम लोगों ने 3 टाइप का अमीनो एसिड देखा। एक तो ग्लाइसिन देखा जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, दूसरा एलेनिन देखा, वो कैसा होता है, सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेरीन क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी मिथाइल, मतलब जो वेरिएबल आर था उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी मिथाइल को ऐड कर दिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीन बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। नंबर की बात कर रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है भाई, किसी भी अमीनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीन ग्रुप होता है। तो जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमीन ग्रुप होता है तो वो एक न्यूट्रल टाइप का अमीनो एसिड होता है, मतलब ये एसिडिक है। कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक होता है। और वहीं अमीन ग्रुप की बात करें तो कैसा होता है, बेसिक होता है। तब एक एसिड है एक बेस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो है अगर हम लोग इसका नंबर बढ़ा दें, कार्बोक्सिल ग्रुप का अगर नंबर बढ़ा दें तो एसिड का नंबर बढ़ जाएगा, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड बन जाता है। अगर वहीं पर जो है अगर NH2 का नंबर बढ़ा दें, इसको कांस्टेंट रहने दें, NH2 का नंबर बढ़ा दें, तो NH2 का नंबर जब बढ़ जाएगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर कम हो जाएगा,
तो ऐसे केस में जो है जब NH2 का नंबर ज्यादा रहेगा तो ऐसे टाइप ऑफ अमीनो एसिड को जो हम लोग बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, देखो ऐसे सिंपली देखें तो 3 प्रकार के एसिड, बेस और न्यूट्रल टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं, और भी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हैं, इन्हीं के कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी है। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के कि सबसे पहले इनके नंबर के बेसिस पर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेसिस पर देखें तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या हो रहा है, एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा है कंपैरिजन टू किसके, अमीनो ग्रुप के। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो अमीनो एसिड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया या फिर एस्पार्टिक एसिड हो गया। ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है ये जो है अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड ही हैं, लेकिन ये कैसे हैं, एक एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। तो एग्जांपल के मैंने एक का स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको ग्लूटामिक एसिड का। ग्लूटामिक एसिड में क्या है, सिंपली बाकी तीनों जगह पर देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये H ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन था मिथाइल R, वेरिएबल R की जगह पर हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा दिया, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। तो देखो यहाँ पर एक दो कार्बोक्सिल ग्रुप हो जा रहे हैं और अमीन ग्रुप क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। तो भाई एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया ना, या फिर एसिडिक कंपाउंड का कह सकते हो एसिडिक ग्रुप का नंबर ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड का जो है आपको स्ट्रक्चर याद रखना है भाई, ग्लूटामिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा भाई, अमीन ग्रुप का कंसंट्रेशन या फिर कह सकते हैं अमीन ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा किससे, कार्बोक्सिल ग्रुप से। मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया। तो इसमें एग्जांपल क्या है, लाइसिन है, अर्जाइनिन है, और ये लाइसिन और अर्जाइनिन जो होते हैं ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं। देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंपली डीएनए की कॉइलिंग में मदद करता है। आप लोग जो है आगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि हिस्टोन कैसे हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को जो है कॉइल करने में मदद करता है, या फिर सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे जब डीएनए की कॉइलिंग पढ़ते हैं तो उसमें हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को कॉइल करने में मदद करता है। तो उस डीएनए को जो कॉइल करने में हिस्टोन प्रोटीन जो मदद कर रहा होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो है यही लाइसिन और अर्जाइनिन नाम का अमीनो एसिड भर भर के पाया जाता है, सबसे ज्यादा उसी में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक का स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ लाइसिन का। लाइसिन में देखिएगा क्या है, लाइसिन में सिंपल भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल R के पोजीशन पर क्या लगा दिया हमने, C4H8 के साथ में एक अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिया, C4H8 के साथ में एक अमीन ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिया। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, देखो दो अमीन ग्रुप हो जा रहे हैं, एक ये अमीन ग्रुप, एक ये अमीन ग्रुप, तो दो अमीन ग्रुप हो गए, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, सिर्फ एक ही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, कैसा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक बेसिक आपको समझ में आया। एसिडिक कब होगा, जब कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा कंपैरिजन टू अमीन ग्रुप, तब वो एसिडिक होगा। अगर वहीं पर बेसिक की बात करें तो अमीन ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा कंपैरिजन टू कार्बोक्सिल ग्रुप, तब वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल में मैंने आपको बताया भाई दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल के एलेनिन है, ऊपर हमने देखा था एलेनिन को। ठीक है, वैलिन है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन भी हमने ऊपर देखा हुआ था। तो एलेनिन का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, एलेनिन के स्ट्रक्चर में क्या है भाई, यहाँ पर जब हम लोग CH3 लगा देते थे तो ये क्या बन जाता था, एलेनिन। ठीक है, एलेनिन बन जाता था। अब आगे देखें, नेक्स्ट है, ये तीसरा था हमारा। नेक्स्ट चौथा देखें, अल्कोहलिक अमीनो एसिड की बात करें। देखो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल देख लिया हमने। अब अल्कोहलिक की बात करते हैं। तो अल्कोहलिक में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में जो है OH ग्रुप लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर COOH है, NH2 है, लेकिन CH2 के साथ में क्या हो गया, OH लग गया। इसको हमने पीछे भी देखा था, इसका नाम क्या था, सेरीन। इसका नाम क्या था, सेरीन। ये क्या हो जाता है, एक अल्कोहलिक अमीनो एसिड हो जाता है। आगे देखें, आगे क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड का सिंपल सा मतलब भाई कि इसमें बेंजीन रिंग लग जाएगा। सिंपल, तुम्हारे ये जो नॉर्मल अमीनो एसिड होते हैं, नॉर्मल अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग भी लगा होगा सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन पर। जो वेरिएबल R होता है उसकी जगह पर क्या होगा, उसी के साथ में जो है कुछ जो है बेंजीन रिंग लग जाएंगे। इसकी वजह से इसको जो हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है, टायरोसिन हो सकता है, फिनाइल एलानिन हो सकता है, या ट्रिप्टोफैन। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कौन कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया। ये क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। एक का स्ट्रक्चर मैंने बनाकर दिखाया है, किसका, टायरोसिन का। टायरोसिन में देखो क्या दिखाया मैंने कि भाई सिंपल कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो वेरिएबल R था इसके साथ में क्या हो गया, CH2 के साथ में एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है। CH2 के साथ में एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टायरोसिन, या फिर ये भी क्या है, प्रकार का एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं भाई। देखो अमीनो एसिड जो है सारा खत्म हो गया। अमीनो एसिड हमने लगभग मेजर अगर देखे हम लोगों ने तो आर के बेसिस पर देखा, जो वेरिएबल आर था उसके बेसिस पर देखा, तो 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार में हमने क्या क्या देखा था, 3 प्रकार में हमने क्या देखा था भाई, देख लेते हैं। 3 प्रकार का हमने देखा था, क्या था, ग्लाइसिन था, एलेनिन था और सेरीन था। ये तो नेचर ऑफ आर के बेसिस पर था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें तो भाई कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के नंबर के बेसिस पर देखा तो एसिडिक था, बेसिक था और न्यूट्रल था। और वहीं पर देखा हमने कैसा, अल्कोहलिक भी देखा। अल्कोहलिक में क्या था भाई, कार्बोक्सिल ग्रुप के सॉरी वेरिएबल आर के पोजीशन पर क्या था, CH2 के साथ में OH भी लगा हुआ था। इसको क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते थे। ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते थे। नेक्स्ट एरोमेटिक में भी देख लिया हमने। एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है उसके साथ में क्या हो जाता है, एरोमेटिक रिंग लग जाता है, फिर बेंजीन रिंग लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं। ये हमारे पूरे जितने भी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं उसको हमने देख लिया है, मतलब कैसे अमीनो एसिड बनता है उसको देख लिया हम लोगों ने। अब हमको ये देखना है कि भाई यही अमीनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो सीक्वेंस वे में पढ़ रहे हैं कि अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड के साथ में क्या पढ़ ले रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ ले रहे हैं हम लोग, प्रोटीन भी साथ में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रोटीन किसके बने होते हैं भाई, प्रोटीन जो है सिंपल प्रोटीन पॉलीमर होते हैं, किसके, अमीनो एसिड्स के। ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी वजह से जो है प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो है पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। आगे देखिए प्रोटीन को और हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अब देखिएगा पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं, इसको समझिएगा। देखो एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 अमीनो एसिड जो है आपस में ऐसे बॉन्डेड होते हैं। अब इनके बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इनके बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो इन्हीं बॉन्ड को जो है हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जो 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड पाया जाता है, या फिर जो 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग जो है पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो इस वजह से अब देखो जब भी कोई प्रोटीन बनेगा तो भाई 2 अमीनो एसिड्स मिलकर के बनता नहीं कोई प्रोटीन, ये पॉलीमर होता है। ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस वजह से अब जब ढेर सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के बने होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो ढेर सारा पेप्टाइड बॉन्ड भी तो बना होगा। ठीक, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा, तो इस वजह से जो है प्रोटीन को हम लोग जो है पॉलीपेप्टाइड भी बोल देते हैं। पॉली मतलब क्या हो जाएगा, मेनी, पेप्टाइड क्या होता है, बॉन्ड होता है जो कि क्या करता है, 2 अमीनो एसिड्स के बीच में पाया जाता है। इसी वजह से जो है हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है, जो हमारी प्रोटीन्स होती है इनको जो है हम लोग हेटेरोपॉलीमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीमर। अब हेटेरोपॉलीमर का मतलब समझा, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और पॉलीमर का मतलब आप जान ही रहे हैं कि ढेर सारे नंबर में जब अमीनो एसिड लगे होते हैं उसको पॉलीमर बोलेंगे। ठीक, तो हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो जो प्रोटीन होता है हमारा, ये एक प्रकार का हेटेरोपॉलीमर है। मतलब जैसे कोई एक ए प्रकार का अमीनो एसिड होगा, मान लो ये एक ए प्रकार का अमीनो एसिड है, A1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर अमीनो एसिड लिखा A2 लिख दिया हमने, यहाँ पर अमीनो एसिड लिखा हमने A3 लिख दिया हमने। ठीक है, ये सब अमीनो एसिड है, ऐसा समझिए। तो एक प्रकार का ये अमीनो एसिड होगा, एक दूसरे प्रकार का, ये तीसरे प्रकार का है। अब ये आपस में क्या है, बॉन्डेड है। ठीक है, ये भी क्या है, आपस में बॉन्डेड है। तो देखो अलग अलग अमीनो एसिड आपस में जुड़ तो रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे अमीनो एसिड्स कैसे हैं, सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रोटीन, जब भी हम कोई प्रोटीन को चेक करते हैं तो उसमें हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि जब भी कोई प्रोटीन बना हुआ होता है वो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। वो कभी भी एक सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर के नहीं बना होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि मान लो हमने एक अमीनो एसिड देखा जो कि ए टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, ऐसा एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप मत समझना कोई ए टाइप का क्या होता है, ऐसे समझ लो कोई ए अमीनो एसिड है। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये बार बार ए ही ऐसे बार बार ए मिल करके कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये तो क्या हो जाएगा, अगर बार बार ए से ही मिल करके बन रहा है तो होमोपॉलीमर हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रोटीन जो होता है वो होमोपॉलीमर ना होकर के वो कैसा होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। हेटेरोपॉलीमर का सिंपल मतलब हो गया भाई, कोई एक ए अमीनो एसिड होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा, चौथा डी होगा, फिर आगे मान लो कहीं ए आ जाएगा, फिर कहीं बी आ जाएगा, फिर से ये आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे।
तो हेटेरोपॉलीमर होता है। कोई भी हमारा प्रोटीन कैसा होता है? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर मतलब मुझे लग रहा है आपको समझा रहेगा कि मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर के जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने बॉन्ड बना करके दिखाया हुआ है आपको, बॉन्ड बना करके दिखाया हुआ है कि कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, कैसे अमीनो एसिड से जुड़ता है। तो देखो एक अमीनो एसिड, यहाँ पर देखो ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है। बगल में इसके जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक देखो ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक तीसरा अमीनो एसिड है। देखो इन सबको डिनोट करने के लिए मैंने ये भी देखो, एक R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 R2 R3 का मतलब क्या हो गया? ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा, ये एक तीसरा अमीनो एसिड है। तो तीनों क्या है? अलग अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है देखिएगा, बॉन्ड मैं बना करके समझा देता हूँ आपको एक अच्छे से। मान लो एक कार्बन होता है, COOH लगा होता है एक तरफ ऐसे, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे मान लो कोई R1 ग्रुप है, इस तरफ क्या होता है? अमीन ग्रुप NH2, ऐसे समझाने के लिए। अब दूसरा इस तरफ दूसरा अमीनो एसिड के साथ में जुड़ेगा भाई, COOH, ऊपर H लगा होगा, नीचे R2 समझ लो, और इसके साथ में क्या होगा? इसके साथ में NH2, ऐसे जोड़ने के लिए मैंने ऐसा बना दिया कि भाई बॉन्ड बनाने में आपको दिखाने में आसानी रहे, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, ये R1 और R2 के बीच में जो है ये जो R1 अमीनो एसिड होता है, या फिर कह सकते हैं जो A अमीनो एसिड है, इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये अपना OH डोनेट करता है। क्या करता है? OH डोनेट करता है। और जो ये R2 या फिर जो A2 अमीनो एसिड होता है, ये अपने अमीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन डोनेट करता है, अमीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन डोनेट करता है। मतलब A1 वाला अपना OH देता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, और A2 वाला जो है अपना जो अमीन ग्रुप होता है उससे हाइड्रोजन देता है। तब ये दोनों आपस में जब ऐसे यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा, यहाँ से H ग्रुप निकलेगा, तो अल्टीमेटली क्या निकल रहा है? एक H2O, देखो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है। और जब ये H2O दोनों आपस में यहाँ से जब दो H2O मतलब सॉरी ये दोनों जो है OH और H रिलीज करके जब H2O मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, तो इनके बीच में क्या हो जाता है? इनके बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर देखो इनके बीच में क्या हो गया? एक बॉन्ड बन गया, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये O था, इनके बीच में एक ये बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड बनता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो मैंने बनाकर दिखाया है। ये OH था, इसका AH है, इसका OH AH है, ऐसे हमने तीन के बीच में बना करके दिखाया है। जब यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ऐसे हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। सब पूरा ऐसे आगे तक जोड़ते जाओ, मान लो N तक आगे जोड़ के चले जाओ, ऐसा ढेर सारा नंबर में अमीनो एसिड को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो देखो आगे मैंने नीचे क्या लाइन में क्या लिखा है कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे बनते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कब जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या करता है? अपना OH डोनेट करता है, और वहीं जो अमीन ग्रुप होता है अपना H डोनेट करता है, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करवा देते हैं, तब जाकर के कोई भी एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझा रहेगा यहाँ तक आप लोगों को? आगे देखते हैं भाई, आगे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि मिल करके हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी प्रोटीन किससे बना होगा? कोई भी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, तो भाई वही देखते हैं हम लोग कि अलग अलग कितने टाइप के अमीनो एसिड्स हमारे पास या फिर हमारे लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि सभी प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो टोटली अगर देखें, ओवरऑल देखें, तो हमारे पास जो है कंबाइंड तरीके से देखें टोटल, ठीक है, टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड में। अगर हम लोग देखें अभी तक, मतलब हम लोगों ने जो है 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को खोजा हुआ है, और यही बार बार जो है अलग अलग रेशियो में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यही 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिल करके जो है अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको भी हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या किया है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी होता है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स का, एक कैटेगरी होता है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स का, और दूसरा कैटेगरी जो होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स का होता है। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में समझिएगा कि भाई इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इसेंशियल का सिंपल मतलब क्या होता है? इसेंशियल मतलब जरूरी। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमको बाहर से खाने की जरूरत पड़े,
जो बाहर से हमारे बॉडी में इनटेक करने की जरूरत पड़े, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को जो हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, उसकी कोई जरूरत बाहर से नहीं है, मतलब हमको उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को जो हम लोग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, उनको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या दिखाया जा रहा है, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ इसेंशियल। जो ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इन्हीं की मदद से जो है नॉन इसेंशियल को बना लिया जाता है, इनको बाहर से कहीं लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब वही जो है हम लोग देखें इसेंशियल की बात करें तो ये क्या होता है, रिक्वायर्ड थ्रू आवर डाइट, जो हम लोग भोजन बाहर से लेते हैं उसी से इनको हमको लेना पड़ता है। इसी वजह से इसको डाइटरी प्रोटीन या फिर डाइटरी अमीनो एसिड्स भी बोल दिया जाता है। डाइटरी प्रोटीन या फिर डाइटरी अमीनो एसिड्स इनको बोल दिया जाता है, जो इसेंशियल होते हैं उनको। अब इसेंशियल के एग्जाम्पल को अगर देखें, कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं भाई। सबसे पहले हिस्टीन है, अर्जाइनिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, थ्रियोनिन है और फिनाइल एलेनिन है। फिनाइल एलेनिन है। तो ये कुछ जो है कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं। 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, इसेंशियल टाइप के हैं। तो ये 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, और बाकी 10 यहाँ पर मैंने बता दिया है। बाकी हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 20 ही होते हैं। तो बाकी 10 का नाम हमको एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है, तो आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि कौन से ऐसे होते हैं जो कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं, तो आपको नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर आप ये 10 याद कर लोगे तो इनमें से जो नहीं मिलेगा वही क्या हो जाएगा, नॉन इसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो वो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सिर्फ इसेंशियल याद कर लेंगे तो नॉन इसेंशियल को आपको याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आगे इसमें देखिएगा कि स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट क्या है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में या फिर बॉडी के कह सकते हो कि कोई भी लिविंग बीइंग के कुछ सर्टेन स्टेजेस पे ही इन अमीनो एसिड्स को बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज बाहर से इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये नॉन इसेंशियल ही हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, किसी किसी स्टेज में इनको लेने की आवश्यकता होती है। कब जरूरत होती है, कब जरूरत होती है भाई, जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब कोई बच्चा है भाई, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो बॉडी जब ग्रो कर रही है तो ये अलग अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के बाहर से मतलब खुद से बना नहीं सकती है, तो इसको ज्यादातर अमीनो एसिड्स बाहर से ही चाहिए होते हैं। तो इस वजह से ये इस कंडीशन में, कोई बच्चा है तो उस कंडीशन में इसके लिए क्या होगा, ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो उनके लिए जो है इसेंशियल के रूप में काम करेंगे, मतलब बाहर से लेना पड़ेगा। या फिर कह सकते हो कोई फीडिंग मदर है, फीडिंग मदर मतलब कोई माँ जो है अपने बच्चे को जब वो दूध पिलाती है, या फिर कह सकते हो अभी इनिशियल स्टेज में है जो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, उस केस में माँ को भी जो है ये अमीनो एसिड्स बाहर से चाहिए होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है ना भाई, ये दोनों ही स्पेशल केस है। या फिर तीसरा एक स्पेशल केस हो सकता है, मान लीजिए कोई पर्सन उसका जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बहुत सीवियर कंडीशन हो, तो उस केस में भी क्या होगा, हमको बाहर से ये अमीनो एसिड्स देने पड़ते हैं। तो इस वजह से इन अमीनो एसिड्स को जो है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो सेमी इसेंशियल कौन से हैं, हिस्टिडीन होता है और अर्जाइनिन। हिस्टिडीन और अर्जाइनिन क्या होते हैं, ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। हिस्टिडीन और अर्जाइनिन, इनको जो है कभी कभी हमको बाहर से भी लेना पड़ता है। वो भी 3 केसेस आप याद रख सकते हैं। पहला केस जो है, मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है भाई, बॉडी ग्रो कर रही है। दूसरा, कोई माँ जो है अपने बच्चे को, मतलब अभी उसका छोटा बच्चा है, वो अपने बच्चे को फीड करती होगी। तीसरा है, मान लो कोई इमरजेंसी कंडीशन है, कोई किसी इंसान की या फिर कोई लिविंग बीइंग है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है, बॉडी को रिकवर करने की आवश्यकता है, तो उस केस में भी क्या होगा, हमको बाहर से ये इसेंशियल जो अमीनो एसिड्स है इसको बाहर से लेना पड़ेगा। कौन कौन सा, हिस्टिडीन और अर्जाइनिन। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो हमेशा ही इसेंशियल होंगे। ये बाकी क्या हो जाएंगे, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ये सब क्या होते हैं, हमेशा ही इसेंशियल रहेंगे। ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हो गए भाई। आगे देखिए, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की बात कर, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड तो हो गया, प्रोटीन देख रहे हैं ना हम लोग, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। तो देखो सिंपल सा आप पहले समझिएगा, कोई भी प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड से मिल करके जो है बनता है। सिंपल समझिएगा। तो मान लो इस तरफ जो है ऐसे एन मतलब एन नंबर तक गया, ठीक है। ऐसे आगे इस तरफ भी हमने क्या कर लिया, एन नंबर तक ले लिया, ठीक है, पता नहीं कितना नंबर तक, ऐसे एन नंबर तक हमने ले लिया। तो अब ये कलेक्टिवली इनको क्या बोल दिया जाता है, कलेक्टिवली इनको प्रोटीन बोलते हैं, कलेक्टिवली प्रोटीन बोलते हैं।
तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग समझने जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग, देखो जब भी कोई प्रोटीन बनना चालू होगा तो भाई ऐसे 4, 10, 50, 100 अमीनो एसिड्स मिल करके स्ट्रक्चर बनाना चालू करेंगे। तो अब वो बनते बनते 100,000, 10,000 अमीनो एसिड्स भी मिल करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके लेंथ के बेसिस पर या फिर इनके कह सकते हो अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनके स्ट्रक्चर, हाँ लेंथ और स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही जो है प्रोटीन को जो है हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों ने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है इनके स्ट्रक्चर को ही। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो मेनली मैंने लेंथ के बारे में क्यों बताया, क्योंकि लेंथ के बेसिस पर ही इनके स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ता गया वैसे वैसे इनका स्ट्रक्चर भी डिफर होता गया। तो शुरुआती समय में ऐसा समझिए, शुरुआती समय में जब कोई भी, जैसे मान लो आपके पास कोई धागा है, छोटा सा धागा ले लो, मान लो सर 1 मीटर का धागा ले लो, तो 1 मीटर के धागे को आप अपने कमरे में से सीधा सीधा भी रख सकते हो आसानी से। आपका कमरा मान लो 10 फीट 12 फीट का है, बड़ा कमरा है, तो उसमें जो है आसानी से आप 1 मीटर 2 मीटर के धागे को ऐसा सीधा फैला के भी रख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे धागे का लेंथ मान लीजिए हम बड़ा करते गए, आपका कमरा ही 10 फीट का, मैं 20 फीट का आपको जो है धागा दे दूं, तो आप उसको क्या करोगे, मोड़ करके रखोगे कमरे में। उसी को हम 50 फीट का धागा आपको दे दे, रस्सी 50 फीट की रस्सी दे देते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, और मोड़ करके रखोगे। तो ऐसे ही अमीनो एसिड्स भी, या फिर कह सकते हो ऐसे ही प्रोटीन्स में जैसे जैसे अमीनो एसिड्स का नंबर बढ़ते गया वैसे उसका लेंथ बढ़ते गया, जैसे लेंथ बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हो गया, उसको हम लोग को क्वाइल करना पड़ा। भाई अब सेल क्या होता है, सेल बहुत ज्यादा छोटा होता है, अब उसी सेल के अंदर हमको उस प्रोटीन को रखना है, तो ऑब्वियस बात है जितना छोटा होगा उसको स्पेस ज्यादा मिलेगा, लेकिन जितना बड़ा होता जाएगा उसके लिए स्पेस कम होता जाएगा। इस वजह से उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर जो है प्रोटीन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो एक एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अमीनो एसिड्स का नंबर कम होगा। जब अमीनो एसिड्स का नंबर कम होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर, मतलब सीधा ही, लेंथ ही कम है, जब लेंथ कम है तो उसको सीधा रखा जा सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, इसमें जितने भी अमीनो एसिड्स लगे होंगे ऐसे सीधी रेखा में लगे होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ही कम है, तो ये स्ट्रेट ही होंगे, लीनियर होंगे, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख करके दिखाया, जैसे लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, मेथियोनिन है, तो ऐसे 3-4 मैंने जोड़ा है, आगे एन तक लगाया है। एन मतलब एन नंबर, ठीक है, ढेर सारे नंबर में हो सकते हैं, और यहाँ पर भी एन नंबर, मान लो इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक पता नहीं कितना नंबर है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर है, स्ट्रेट है। अभी मतलब अमीनो एसिड का नंबर इसमें अभी भी कम है। आगे देखें तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आगे क्या लिखा है मैंने कि जो द लेफ्ट एंड, जो लेफ्ट वाला एंड है, ये वाला एंड, और जो राइट वाला एंड है, ये राइट वाला एंड जो एकदम से, ये राइट एकदम से लास्ट वाला एंड, और लेफ्ट का एकदम पहला वाला, ठीक है। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो पहला अमीनो एसिड होता है, जो पहला अमीनो एसिड, जो लेफ्ट साइड में पहला अमीनो एसिड पाया जाता है, उसके टर्मिनल को या फिर उसके इनिशियल को जो है हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल। क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं कि पहले अमीनो एसिड के टर्मिनल को हम लोग एन टर्मिनल क्यों बोलते हैं। पहली बात तो टर्मिनल, एन टर्मिनल बोलते हैं, ये समझ लीजिए। एन टर्मिनल बोलते हैं किसको, जो लेफ्ट साइड में पहला अमीनो एसिड्स होता है उसको हम लोग एन टर्मिनल बोलते हैं, और राइट साइड में जो अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल। सी टर्मिनल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, राइट साइड के लास्ट वाले अमीनो एसिड को हम लोग सी टर्मिनल बोलते हैं, पहले वाले को एन टर्मिनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैं यहाँ स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूँ, देखिएगा। देखो ये लेफ्ट साइड वाला है, पहला, सबसे पहला अमीनो एसिड है, लेकिन इसके सबसे स्टार्टिंग में देखो क्या है, अमीन ग्रुप है। पहला स्ट्रक्चर क्या है, अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन होने की वजह से लेफ्ट साइड में जो पहला अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग एन टर्मिनल बोल देते हैं, और वही राइट साइड में सबसे लास्ट में जाए तो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और कार्बोक्सिल ग्रुप किससे बना है, कार्बन से बना होता है, तो कार्बन के बने होने की वजह से इसको क्या बोल देते हैं, सी टर्मिनल बोल देते हैं। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। सी टर्मिनल एन टर्मिनल क्यों बोलते हैं, आपको समझ में आ गया रहा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो पहला अमीनो एसिड होता है उसको एन टर्मिनल बोलते हैं, और राइट साइड में जो लास्ट वाला अमीनो एसिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल बोलते हैं। लास्ट वाले को सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमने देख लिया। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के समझ लो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही अब हमने और अमीनो एसिड को जोड़ दिया। अब ढेर सारा, पहले मान लो सब 10-20 रहे होंगे, अब हमने 100-200 अमीनो एसिड जोड़ दिया, अब और स्ट्रक्चर बड़ा हो गया। तो अब और स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा तो अब उसको सीधा रख पाना मुमकिन नहीं है। जब सीधा रख पाना मुमकिन नहीं होगा तब उसको क्या करोगे, क्वाइल करोगे। तो जब वही अमीनो एसिड को जो सीधा था पहले, अब लेंथ बड़ा हो गया तो उसको हमने क्या कर दिया है, क्वाइल कर दिया है।
जब ये कॉइलिंग बना लेगा तो इस कॉइलिंग को ही जो है हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस कॉइलिंग को ही जो है हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो जो है अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है, क्या होता है, एक जो है अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है और दूसरा जो है बीटा प्लेटेड टाइप का होता है। पहला क्या है, पहला जो है अल्फा हेलिक्स टाइप का होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों ही है, एक अल्फा हेलिक्स होता है, दूसरा बीटा प्लेटेड सीट टाइप का होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है समझिएगा, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है प्रोटीन थ्रेड्स जो होते हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फोल्डिंग बनाते हैं जैसे कि कोई हेलिक्स हो ऐसे फोल्डिंग बना लेते हैं और ये हमेशा राइट हैंड साइड से ही फोल्डिंग बनाते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा राइट हैंड साइड से ही फोल्डिंग बनाते हैं। यहाँ पर देख लो ऐसे ऐसे राइट हैंड साइड से फोल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल इसका हो जाता है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन नाम सुना होगा आप लोगों ने। केराटिन प्रोटीन जो होता है ये हमारे हेयर एंड नेल्स में पाया जाता है, हेयर एंड नेल्स में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना करके भी दिखाया है, ये भी बना हुआ है, यहीं पे समझ लो आप लोग। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है, अब ये स्ट्रक्चर से बन गया है तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बन गया है तो ऐसे पड़ा रहेगा ऑटोमेटिक, ऐसा पड़ा नहीं रहेगा। इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ऐसे इनके बीच में ऐसे बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम करती है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा हेलिक्स टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखें बीटा प्लेटेड टाइप की अगर बात करें तो बीटा प्लेटेड में क्या है भाई, बीटा प्लेटेड में अभी वही अल्फा हेलिक्स ही है, ऐसा समझो यही अल्फा हेलिक्स ही है ऐसे, लेकिन यहां पर एक अल्फा हेलिक्स जो है दूसरे अल्फा हेलिक्स के ऊपर जो है ऐसा बैठ गया है, कॉइल करके उसके ऊपर जाकर के बैठ गया है। तो एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट लग गया है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स बोला जाता है। सिंपल एक हेलिक्स के जैसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन एक के ऊपर एक रखा गया है, इसी वजह से इसको बीटा प्लेटेड शीट भी बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, वन प्रोटीन थ्रेड्स फोल्डेड ओवर द अदर प्रोटीन थ्रेड। एक प्रोटीन का थ्रेड जो है दूसरे प्रोटीन के थ्रेड के ऊपर रखा हुआ है। एग्जांपल की बात करें तो फाइब्रोइन प्रोटीन, एग्जांपल क्या है, फाइब्रोइन प्रोटीन। ये फाइब्रोइन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सिल्क के अंदर, जो हमारा सिल्क होता है, ठीक है, जो कॉटन सिल्क जिसको सिल्क बोलते हैं उनके अंदर जो है ये फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे देख लो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक के ऊपर जो है एक ऐसे रखा रहता है, एक के ऊपर एक ऐसे रखा रहता है और इनके बीच में भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इनके बीच में भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक। आगे देखें, आगे देखते हैं अगर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें। अब भाई सेकेंडरी हो गया, अब मान लो और बड़ा थ्रेड हो गया होगा, तो अब और बड़ा थ्रेड हो गया है तो उसको भी भाई कैसे भी हमको एडजस्ट करके रखना ही है। तब उसके लिए क्या करते हैं, अब और कॉइलिंग कर देते हैं। पहले कॉइलिंग कैसा था, पहले सिर्फ ऐसा हेलिक्स के जैसा कॉइलिंग हुआ करता था, लेकिन अब जो है जब और बड़ा थ्रेड बन गया तो उसकी कॉइलिंग जो है अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे कॉइल करके ऐसा वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। कैसे कर दिया, वुलन हॉलो बॉल, मतलब ऐसा जो ऊन का गोला होता है ना, उसको ऊन के गोले को ही आप रिजेंबल करके समझ सकते हो। ऊन को ऐसे जो है लपेट, जैसे खोखला टाइप का करके लपेट करके रख दो, ऐसे लूजली पैक करके रख दो, तो वही क्या हो जाता है, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाता है। प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो लिखा मैंने कि ये कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक, ठीक है। और ये कैसा होगा, लॉन्ग प्रोटीन चेन होता है और ये आपस में फोल्ड करके हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ये पाया कहाँ पे जाता है भाई, ये जो है हमारे बॉडी में ही, ऑब्वियस बात है हमारे बॉडी में पाया जाएगा, लेकिन ये काम कैसा करता होगा उसको देखते हैं। देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट इन द प्रोटीन, ये सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर कौन से टाइप के प्रोटीन में पाया जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ऐसे प्रोटीन में पाया जाता है जो कि क्या होते हैं, बायोकेमिकली एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बायोकेमिकली एक्टिव प्रोटीन का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकली एक्टिव प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को करवाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे इंजाइम है, जैसे इंजाइम भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। हम लोग आगे इंजाइम के बारे में देखेंगे कि कैसे टर्सरी प्रोटीन जो है इंजाइम का फॉर्मेशन करता है, या फिर कह सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो कैसे जो है इंजाइम के जैसा एक्ट करने लगता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो कि ये जो इंजाइम होता है ये भी क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। नॉर्मली इंजाइम क्या होते हैं, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, हमारा फूड डाइजेशन करवाते हैं, बहुत सारे ऐसा काम करवाते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स। अब ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में हैं जो कि प्रोटीनीशियस होते हैं। एग्जांपल के लिए इंसुलिन ही देख लो, इंसुलिन कैसा, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सब कैसे होते हैं, प्रोटीनीशियस हार्मोन होते हैं। अब हार्मोन्स आपको पता है, इंसुलिन क्या करता है,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करने का काम करता है ना, तो एक काम ही तो हो रहा है। तो ये बायो कैसा हो गया, बायोकेमिकली एक्टिव केमिकल ही तो हो गया, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या है, तीसरा मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन भी एक एग्जांपल है। मायोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, ये मसल्स में पाया जाता है हमारे, ये हमारे मसल्स में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन भी हमारे ब्लड में पाया जाता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को भी तो कैरी करने का काम करता है। ऐसे ही मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में पाया जाता है और ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, ताकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई ये कर सके। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसे प्रोटीन्स में पाया जाता है जो क्या होते हैं, बायोकेमिकली एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल आगे देखें, देखो अब क्या कह रहा है कि दिस गिव्स अस 3D व्यू ऑफ द प्रोटीन। अब देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसा बन ही जाता है, हॉलो वुलन बॉल लाइक, मैंने बोला कि हॉलो वुलन बॉल लाइक हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो हमको 3D व्यू में अच्छे से देखने के लिए मिलता है। 3D व्यू में आप देखोगे, गूगल करके आप लोग कभी देखिएगा तो बहुत मस्त स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा आपका इसका। आपको देखो 3D व्यू में कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको यहाँ पर, देखो ऐसा एकदम सुपर कॉइल होकर के कैसा बना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, अभी तक हमने देखा था सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, इसको मेंटेन सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड अकेले नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही साथ साथ में, ऐसे रैंडम बॉन्डिंग है, आप मत समझिएगा मैंने बहुत ऐसा तीर निशाना लगा के बनाया, ऐसा रैंडम बॉन्डिंग आप कहीं पर भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब केमिकल आयंस के बीच का इंटरेक्शन हो गया। नेक्स्ट है वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स से भी क्या होता है, केमिकल आयंस को या फिर कह सकते हो केमिकल कंपाउंड्स को बैलेंस किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर को बैलेंस किया जाता है, तो वो भी जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं या फिर कौन कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और तीसरा वंडरवॉल फोर्स होता है। ये जो है, ये तीनों चीजें मिल करके जो है टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं। एग्जांपल आप लोग समझिएगा, किसमें पाया जाता है, एंजाइम में, हार्मोन्स में, मायोग्लोबिन्स में, या फिर आप कह सकते हो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है बायोकेमिकली एक्टिव प्रोटीन्स में पाया जाता है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखिएगा तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी सिंपल सी बात है। टर्सरी स्ट्रक्चर ही जो है, ऐसा समझ लो कि ऐसे अलग अलग प्रोटीन ने क्या किया, ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे ढेर सारा अलग अलग प्रोटीन ने टर्सरी स्ट्रक्चर बना लिया। अभी आपस में कलेक्ट होकर के साथ में मिल करके कोई काम करने लगते हैं, तो उसी कलेक्शन को ही जो है हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। सिंपल है, टर्सरी स्ट्रक्चर के कलेक्शन को, ऐसे ढेर सारे प्रोटीन ने क्या किया, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाया और आपस में मिल करके कोई एक पर्टिकुलर काम करने लगे, तो उसी कलेक्शन को ही जो हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल समझिएगा। देखो क्या लिखा मैंने ऊपर, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो यहाँ पर अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो अब सारे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन सच प्रोटीन आर कॉल्ड द सब यूनिट। अब देखो जैसे ये मान लो ये मिल करके एक टर्सरी स्ट्रक्चर बना, ये टर्सरी स्ट्रक्चर बना, ऐसे तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर, ऐसे चौथा, ऐसे मान लो 4-5 मिल करके जो है क्वाटरनरी बना रहे होंगे। तो अब इसमें जो आपको ये एक एक दिख रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस पर इनको जो है सब यूनिट्स बोला जाता है। इंडिविजुअल बेसिस पर क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स। अलग अलग एक एक यूनिट है ना, तो इनको सब यूनिट्स बोला जाता है। अब कलेक्टिवली एक यूनिट बना लेंगे वो अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पर देखें तो सब ये सब क्या है, अलग अलग सिंगल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का हीमोग्लोबिन। क्या एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऐसे ही 4 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे मैंने बताया ना कि टर्सरी स्ट्रक्चर के ग्रुप में, टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ग्रुप बना करके जो है क्वाटरनरी बनाता है, तो इसमें जो है 4 ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर मिले होंगे, 4 ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर मिले होंगे, तब जाकर के क्या बनाए होंगे, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किए होंगे। और ये जो चारों यूनिट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, 4 सब यूनिट्स बोलते हैं। अब ये जो 4 सब यूनिट्स हैं, ये चारों सब यूनिट्स होते हैं, इसमें से 2-2 सब यूनिट ना सेम होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, उसमें कह सकते हो आप 2 जोड़ी बना लो, ठीक है, एक जोड़ी ये बना लो, एक जोड़ी ये बना लो, 2 जोड़ी बना लो। अब इसमें से जो एक जोड़ी ये होगा ये दोनों सेम होंगे, एक जोड़ी ये जो होगा ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक है। तो वही बताना चाह रहा है कि जो 2 होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, वो पेयर में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप ऐसा भी जोड़ी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा चाहो वैसा जोड़ी बना दो, लेकिन जोड़ी रहना चाहिए। और वो जो 2 जोड़ी बनेगा वो कैसा होगा,
सिमिलर होगा। वही लिखा मैंने कि टू आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब उसमें से दो दो जो होते हैं वो समान होते हैं। तो एक उसमें से क्या होता है, एक होता है अल्फा टाइप का, ठीक है, मतलब जो कह सकते हो जोड़ी में जो है उसमें एक अल्फा टाइप का होता है, या फिर कह सकते हो उसमें से दो अल्फा टाइप के सब यूनिट्स होते हैं, और उसमें से जो दूसरा है, उसमें से जो दूसरा है वो कैसा है, बीटा टाइप का सब यूनिट होता है। यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर बनाकर दिखाया है। एक सब यूनिट ये हो गया, एक सब यूनिट ये हो गया, इसको कैसा दिखाया मैंने, बीटा बीटा टाइप का है, बीटा ग्लोबिन चेन है। कैसा है, बीटा ग्लोबिन चेन होता है। ये 2x लिखा है, मतलब दो है, ये कैसा है, दो दो ठू है ना, तो 2x लिख दिया, तो 2x क्या हो जाते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन हो जाते हैं। और वही सेम चीज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2x में अल्फा ग्लोबिन चेन हो जाते हैं। कैसे, अल्फा ग्लोबिन चेन हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं ना, तो दो अल्फा ग्लोबिन चेन होते हैं, दो बीटा ग्लोबिन चेन होते हैं। अब ये आपस में कैसे बैलेंस होते हैं, वही सेम हाइड्रोजन बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कह सकते हो वंडरवॉल फोर्स से ही ये भी बैलेंस्ड होते हैं। वंडरवॉल हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से ही ये भी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। अब जो ग्लोबिन चेन होता है ना भाई, जो ग्लोबिन चेन होता है, इनके बीच में जो है एक हीम पार्टिकल पाया जाता है, हीम मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है कि अपने अंदर जो है आयरन मॉलिक्यूल को होल्ड रखने का काम करता है, आयरन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखने का काम करता है। इसके बीच में आयरन मॉलिक्यूल होल्ड करके रखता है ये, और यही आयरन मॉलिक्यूल क्या करता है, ये जाकर के आगे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सभी जो इसके अंदर जो ग्लोबिन चेन है, जो दो अल्फा ग्लोबिन चेन है, दो बीटा ग्लोबिन चेन है, उनके बीच में क्या होता है, हीम कंपाउंड होता है। हीम कंपाउंड क्या करता है, आयरन को होल्ड करके रखता है, और वही आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हो गया हमारा। अब आगे देखें अगर हम लोग, तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन देखते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या होता है, देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लिया, बनता कैसे वो सब देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में। तो देखो भाई, प्रोटीन का फंक्शन हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम होता है। क्या क्या काम है इसी एक पेज में आपको दिख जाएगा, और आप यही याद रखिएगा, सारा प्रोटीन का फंक्शन आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखो प्रोटीन क्या कर रहा है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करता है लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जांपल के लिए कौन कौन से फंक्शन है, सबसे पहला काम तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था आपको, सेल मेम्ब्रेन कैसे बना है, ऐसे लिपिड बाइलेयर, देख लो ऐसे लिपिड बाइलेयर से तो बना ही है, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और उसके साथ साथ में क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं ना, मैंने बताया था आपको, ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन हो गए, मान लो ऐसे प्रोटीन हो गए, ऐसे ऊपर नीचे कहीं पे भी रैंडम ऐसे लगे रहते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि चैनल बना लेते हैं। देखो ऐसा दिख रहा है ना, पूरा ऊपर से करके नीचे तक ऐसे चैनल बना लेता है, या फिर इसी को हम लोग जो है चैनल प्रोटीन या फिर टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। टनल या फिर चैनल प्रोटीन भी इन्हीं को बोल देते हैं। ये क्या करता है, चैनल प्रोटीन टनल प्रोटीन क्या करता है, मान लो ये ऐसा सेल होगा, तो सेल के अंदर कोई केमिकल है उसको अंदर से बाहर करने का काम करेगा, या फिर कोई केमिकल जो है बाहर है उसको बाहर से अंदर करने का भी काम करेगा। तो ये काम करवा कौन रहा है, एक्सचेंज कौन करवाता है, प्रोटीन ही करवाता है। कौन करवाता है, प्रोटीन ही जो है हमारा ट्रांसपोर्ट का काम करवाता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये होगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, दोनों तरफ से वही करवाएगा। नेक्स्ट है फाइट इन्फेक्शन। अब भाई प्रोटीन इन्फेक्शन से कैसे लड़ने में मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन ऐसे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है क्योंकि जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो होती हैं, आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। जो एंटीजन होता है, जो एंटीबॉडी होता है, वो किसका बना होता है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। तो ऐसे क्या होता है, ये इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करते हैं हमको। अब आगे देखें, और आगे क्या एग्जाम्पल है भाई, आगे जो है प्रोटीन हार्मोन के जैसा भी काम करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया था, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन ही तो है, और इंसुलिन किसका बना है, प्रोटीन का। प्रोटीनेसिस होता है ये हार्मोन, प्रोटीन का बना होता है। ठीक, आगे देखें, अगर आगे इंजाइम की बात करते हैं, एग्जांपल क्या है, एक्ट एज इंजाइम। प्रोटीन क्या होता है, इंजाइम के जैसे भी बिहेव करता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे इंजाइम होते हैं और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हम लोग आगे इंजाइम ही पढ़ेंगे इसके बाद, तो वहाँ पर देखेंगे कि भाई प्रोटीन इंजाइम के जैसा कैसे बिहेव कर लेता है। ठीक है, तो इंजाइम के जैसा भी ये बिहेव करता है। आगे देखें, आगे क्या है,
कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये कोलेजन, एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है जो कि किसी एनिमल्स में, कोई भी एनिमल में जो है कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन जो है एनिमल वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। तो वही लिखा है मोस्ट एबंडेंट, कोलेजन प्रोटीन क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। अगर एनिमल वर्ल्ड में देखें तो कोलेजन प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। और वहीं एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसका नाम है रूबिस्को, रूबिस्को RUBISCO, रूबिस्को होता है। ये भी एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होता है। और ये जो है पूरे बायोस्फीयर में, पूरे बायोस्फीयर में, हमारे होल बायोस्फीयर में, मतलब पूरे लिविंग जगत में, अगर लिविंग वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रूबिस्को पाया जाता है। ठीक है, होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो रूबिस्को होता है। और वहीं एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, प्रोटीन का फंक्शन भी देख लिया हुआ है। तो इसके आगे जो है इंजाइम है हमारा, तो इंजाइम जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई बेसिक बायोमोलिक्यूल क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, अमीनो एसिड्स को हम लोगों ने देखा। तो अब ऐसे जो है एक एक करके अभी ये सीक्वेंस वाइज में ही चल रहे हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन ही जो एंजाइम के जैसा बिहेव करता है। तो ऐसे ही जो है हम लोग सीक्वेंस में ही आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आगे केमिकल कंपाउंड्स या फिर जो भी बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे आगे भी सीक्वेंस में ही देखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं। और आप लोगों से मैं फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा कि भाई अभी यूट्यूब पे मैं नया ही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर ही आप सभी लोगों को जवाब दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और ये बताना था कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और आपको ये जो पूरा PDF नोट्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं और उससे जो है आसानी से आप अपना तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।